We'll start database recovery today. So any question of your previous lecture of your PLSQL, you can share with me. You can even call me, और I'll share with you people today a word document. एक word document मैं आपके साथ share करूँगा, और उसके corresponding we'll be working on practical aspect of PLSQL programs, और उसमें आपके पास solved programs होंगे, उसको try करो और उससे आप ensure करो कि आप लोगों को PLSQL का जो concept है वो सारा clear हो जाए. Is it clear? All of you? I'll move on to the database recovery part. This is the last section, section D topics. We'll be having 3 topics in this. In fact, 4. Database recovery, database concurrency, and database security. And last one is distributed databases. So we'll cover up today database recovery first, and if the time permits, तो हम concurrency भी पढ़ेंगे आज. So database recovery. अब recovery का मतलब होता है कि अगर suppose your database is lost, किसी तरह से आपका डाटाबेस जो है वो करप्ट हो गया है, या उसमें वायरस आ गया है, या उसका टोटल आपकी हार्ड डिस्क की जो है वो क्रैश कर गई है, तो डाटाबेस को रिकवर कैसे किया जाए. सो रिकवरी का मतलब होता है कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ योर डाटा, हाउ यू आर गोइंग टू रिकवर योर डाटाबेस टू ओरिजिनल कंसिस्टेंट स्टेट. मीन्स जो करेक्ट डाटा होगा वो आप करोगे. वेट बेटा. Okay, I'll move into the definitions of database recovery, and we'll move into the details of database recovery one by one. Database recovery is the process of restoring the database to the most recent consistent state that existed just before the failure. कोई अगर failure हो गया तो उससे पहले database consistent state होता है कि हर एक चीज correct होना. Everything is intact and correct. कि whatever was there, कोई भी command चल रही थी उसकी corresponding जो भी database में changes हुए थे वो बिल्कुल correct थे. तो वहां तक दोबारा से डाटाबेस को रीस्टोर करना. रीस्टोर मीन दोबारा से उसी स्टेट में ले जाना, उसको हम डाटाबेस रिकवरी कहते हैं. सपोज एग्जांपल ये है कि सर्वर में आपकी जो हार्ड डिस्क लगी है वो क्रैश कर जाए, तो जहां तक उसकी जिस टाइम के अंदर वो क्रैश की है उस टाइम से पहले देखो कुछ उसमें कमांड्स चेंजेस कर रहे होंगे, वो भी होंगे. कुछ कमांड चेंजेस कर चुके होंगे, वो भी होंगे. और कुछ डाटाबेस में चीजें सेव हो चुकी होंगी और कुछ सेव होने के लिए अभी एग्जीक्यूट हो रही होंगी. इसलिए इस तरह की स्टेट में जब आपकी हार्ड डिस्क क्रैश कर जाए तो रिकवरी का मतलब होता है कि डाटाबेस को सेम वही स्टेट में ले आना जो पहले एग्जिस्ट करता था, जिसमें कि कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं थी, कंप्लीट और कंसिस्टेंट और करेक्ट स्टेट हो जाए. तो वहां तक लेके जाना डाटाबेस रिकवरी होता है. वो हम स्टेप्स पढ़ेंगे कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसमें डाटाबेस रिकवरी को टेक्निक्स को फॉलो करते हैं. So database recovery is important in managing a database system, और database administrator का रोल होता है जो database recovery techniques को भी साथ में implement करता है whenever it plans for your database for any organization. उसके लिए database recovery भी साथ ही एक रोल होता है database administrator का, कि वो उसकी techniques उसके थ्रू database recovery के पहले ही प्लान करें कि कैसे हमें रिकवर करना है in case of any kind of failure. So having a good plan will help make a quick and successful recovery from a failure. कोई फेलियर हो जाता है तो उससे क्विकली उससे रिकवर किया जा सकता है. अब ये क्विकली इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप रिकवरी के लिए करस्पॉन्डिंग कोई भी आपका प्लान नहीं होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा. मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, अमेजोन, आपकी फ्लिपकार्ट, इनका कोई सर्वर जो है अगर सपोज लॉस हो जाए और इनका डाटाबेस जो है करप्ट हो जाए, तो यू कैन वेल इमेजिन कि अगर ये 1-2 घंटे के लिए ये वेबसाइट्स बंद हो जाएंगी तो वर्ल्ड ओवर, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर चलती है तकरीबन, अमेजोन तो वर्ल्ड ओवर ही चलती है, तो वर्ल्ड ओवर अमेजोन को विद इन 1 आवर बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होगा, करोड़ में लॉस हो जाएगा. और वो उस चीज़ से बचने के लिए इनका डाटाबेस रिकवरी जो है वो इंटैक्ट रहता है.
टेक्निक्स इन्होंने ऑलरेडी लगा रखी होती हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर रखी होती है, सो दैट इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ फेलियर ये इमीडिएटली अपनी वेबसाइट को दोबारा चला सकते हैं और डाटाबेस को उसी कंसिस्टेंट स्टेट में ले जाते हैं जिसमें वो पहले था. Is the introductory part clear of database recovery? Any question up till here? If there is any question, you can write down on your chat. Okay, then I'll move on to the purpose of your database recovery. What is the purpose? Objective क्या है इसका? So I'll move on to objective. हाँ जी चंदन बताओ क्या क्वेश्चन है बेटा इसके रिगार्डिंग. अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया है. यस, रिपीट करूंगा. चंदन ध्यान से सुना करो, पहली बारी मैं बड़े आराम से और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, एक बारी में उसको समझने की कोशिश किया करो. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. रिकवरी का मतलब है अगर कोई फेलियर हो गया, एक सर्वर किसी भी तरीके से उसका लॉस हो गया, आपका नेटवर्क का कनेक्शन टूट गया, वो भी फेलियर हो गया, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश कर सकती है, वो भी फेलियर हो जाता है, आपके वहाँ पे जहाँ पे सर्वर पड़ा था वहाँ पे फ्लड्स आ गए तो सर्वर जो जहाँ पे था वो भी लॉस हो गया. अगर कोई और तरह का फेलियर हो गया जो आगे आगे हम पढ़ेंगे, उस केस में उसको डाटाबेस को दोबारा रिकवर करना सेम कंसिस्टेंट स्टेट में, मींस जहाँ पे वो पहले करेक्ट स्टेट में एग्जिस्ट करता था, उसको कहते हैं डाटाबेस रिकवरी करना, कि सेम स्टेट में चला जाए जैसे कि उस लॉस होने से पहले था, उस तरह का किसी तरह का फेलियर होने से पहले था. तो वहां तक लेके जाना उसको कहते हैं डाटाबेस रिकवरी. क्लियर है बेटा चंदन? हाँ जी चंदन. Okay, beta. I'll move further now. Objective of your database recovery, या purpose of your database recovery, to bring the database into last consistent state which existed prior to the failure. Failure होने से पहले last में जो भी एक consistent state थी, consistent होती है correct state जिसमें कोई भी चीज जो है वो incorrect ना हो, सारी transactions, complete transactions जो execute हो चुकी हो वहां तक database को लेके जाना, उसका objective यही है. टू प्रिजर्व ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज. ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है, एसिड प्रॉपर्टीज, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी की जो एक ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती थी फेलियर होने से पहले, वो सारी की सारी एसिड प्रॉपर्टीज, इनको एसिड प्रॉपर्टीज कहते हैं, वो दोबारा से जब रिकवर करें तो वही ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टीज जहां तक लास्ट एग्जिस्ट करती थी वहां तक रिकवर करना, यही ऑब्जेक्टिव है इसका. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? So we have to preserve the transaction properties, asset properties till your consistent state before the failure. Failure होने से पहले जो transaction की properties exist करती थी वहीं तक वापस जाना. ठीक है? Now moving on to your failures. Failures किस किस तरह के हो सकते हैं? हमने ये तो पढ़ लिया कि रिकवरी का मतलब है कि फेलियर से पहले जो डाटाबेस की स्टेट थी, कंसिस्टेंट स्टेट थी, वहां तक रिकवर करना, उसको हम रिकवरी कह देते हैं, वहां तक दोबारा से एग्जिस्ट करना. फेलियर किस किस तरह के हो सकते हैं डाटाबेस में? सो फेलियर इज अ स्टेट वेयर डाटा इनकंसिस्टेंसी इज विजिबल टू ट्रांजैक्शंस इफ दे आर शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन. फेलियर होता है कि अगर हमने किसी भी, देखो जब फेलियर होता है ना तो उस टाइम के अंदर, अब देखो अमेजोन के अंदर रोज की एक सेकंड के अंदर, लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 लाख ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. जो 5 लाख ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी कंप्लीट नहीं हुई अभी, वो अभी कुछ जो कंप्लीशन हो रही थी, कुछ कंप्लीट हो चुकी थी, कुछ अभी एग्जीक्यूट स्टार्ट ही हुई थी, मतलब डिफरेंट स्टेट्स है. तो जब डिफरेंट स्टेट्स में होती है एक ट्रांजैक्शन तो उस टाइम पे अगर फेलियर हो जाता है तो ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना जरूरी है कि सिर्फ वही चीजें जो डाटाबेस में कंप्लीट हो चुकी थी, जो एसिड प्रॉपर्टीज को एक ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट कर चुका था, सिर्फ वो एग्जिस्ट करे, बाकी की ट्रांजैक्शंस को डिस्कार्ड कर दो. तो वो चीज यहाँ पे आती है फेलियर होने से पहले, where data inconsistency is visible to the transactions if they are scheduled to execution. अगर हमने कोई इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट किया तो उससे डाटाबेस जो है उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी. इसलिए जो डाटाबेस में सिर्फ कंप्लीट ट्रांजैक्शंस को ही लास्ट जो है वो हमने
रिकवर करने के टाइम पे सिर्फ वहां तक डाटाबेस को रिकवर करना है जो कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, जो इनकम्प्लीट थी ना, जो रास्ते में थी, जो अभी कुछ स्टार्ट हुई, कुछ अभी कंप्लीशन पे जा रही थी, कुछ अभी कुछ और चीजें मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही थी बट हुई नहीं थी, वो सारी की सारी हमने डिस्कार्ड कर देगी। सो इन डाटाबेस यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ फेलियर्स आर एनकाउंटर्ड। एक ट्रांजैक्शन का फेलियर, एक सिस्टम का फेलियर हो गया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली कि आपका हार्ड डिस्क की जो है वो क्रैश कर गई, या सिस्टम का जो पावर सप्लाई है वो उड़ गया, या आपका मदरबोर्ड उड़ जाए, वो सिस्टम फेलियर हो गया। या मीडिया फेलियर हो गया, मीडिया फेलियर हो गया जो आपका सपोज नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम आ गई है, नेटवर्क आपका उड़ गया। तो ये आपके 3 तरह के फेलियर्स हो सकते हैं जिसके कारण आपको डाटाबेस को रिकवर करने की जरूरत हो सकती है। इसलिए डाटाबेस रिकवरी टेक्निक्स को इन 3 टाइप के फेलियर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्निक्स बनानी पड़ती है। क्लियर है बेटा? फेलियर्स क्लियर है? एनी क्वेश्चन? some of you must write your clear message in your this chat box also. Chat में आप लिख लिया करो बेटा. If it is clear, few of you must go on writing also. Yes, that's good. Okay, that's good. So we'll move further. So what are the causes of database failure? हमने अगर हमें causes पता होंगे तो हम database recovery techniques को plan कर पाएंगे. So first of all we should know कि हमें 3 तरह के database failures जो है उनको define किया, वो major थे. अब आगे से ये कि what are the causes of database failure, क्या क्या हो सकते हैं जिसके कारण database का failure होगा. Number 1, database server computer और program crashes. database server computer का जो डाटाबेस था, जो प्रोग्राम डाटाबेस प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था वही क्रैश कर गया। इसका मतलब आपकी ओरेकल क्रैश कर गई है, ओरेकल करप्ट हो गई है। सो दिस इज कैन बी वन फेलियर जिसमें के थ्रू आपका डाटाबेस सारा मैनेज हो रहा था, ओरेकल करप्ट होने के कारण, या जो प्रोग्राम था जो आपका लेट्स से फ्रंट एंड प्रोग्राम था, लेट्स से आपने फ्रंट एंड के ऊपर ASP.NET में प्रोग्राम बना रखा है, उसके पीछे आपके जो है लेट्स से ओरेकल थी, तो अगर आपका कोई प्रोग्राम क्रैश कर जाता है तो वो आपका सर्वर कंप्यूटर के अंदर, तो वो भी एक तरह का फेलियर होता है। डाटाबेस क्लाइंट कंप्यूटर और प्रोग्राम क्रैश, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर थ्रू योर वेब ब्राउजर आपने कोई वेबसाइट को जो है वो उसके थ्रू आप जो है किसी सर्वर को असेस कर रहे हो, तो आपकी क्लाइंट साइड के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो क्रैश कर जाए तो वो डाटाबेस का क्लाइंट प्रोग्राम क्रैश कहते हैं उस केस में। तो वहां पे अगर क्रैश हो जाता है, is Oracle a server? Yes, of course बेटा, Oracle में जितने भी Oracle is acting as a server when it is storing database. Oracle में आपका जब आप उसमें database बना देते हो तो वो as a server ही act करेगा, इसलिए वो Oracle एक database है जिसमें जब आप database बना देते हो तो वो एक server की तरह act करेगा किसी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए वो टेबल्स को स्टोर कर रहा है, डाटा को स्टोर कर रहा है, आपके इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ टेबल्स, तो वो एज अ सर्वर एक्ट करता है। तो ओरेकल इंजन उसको कंट्रोल करता है। सो ओरेकल इंजन एज अ सर्वर की तरह उसकी जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है उनको सारों को हैंडल करता है। नाउ मूविंग फर्दर, क्लाइंट साइड के ऊपर कंप्यूटर का क्रैश हो जाना, कोई आपकी साइड के ऊपर आपने कोई किसी, अब जैसे सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको आजकल वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, तो क्लाइंट साइड मीन्स जो आप घर से काम कर रहे हो, तो आप एक्चुअल में अपने सर्वर को असेस कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी साइड के ऊपर जिस प्रोग्राम के थ्रू आप अपने सर्वर प्रोग्राम को असेस कर रहे थे वो क्रैश हो जाए तो वो भी एक फेलियर का कॉज है। नेटवर्क फेलियर बिटवीन एंड क्लाइंट एंड सर्वर, अब आपको पता है कि अगर हम अभी क्लास चला रहे हैं तो इसके थ्रू मॉडेम के थ्रू वाईफाई कनेक्शन लगे हुए हैं कई, अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो मेरा भी वाईफाई कनेक्शन के थ्रू आपकी क्लास चल रही है, आप भी जहाँ पे घर पे बैठे हो तो आपकी भी वाईफाई कनेक्शन के थ्रू कईयों की क्लास चल रही है, कई जो है वो मोबाइल के ऊपर मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं उनकी क्लास चल रही है। सो सपोज अगर लाइट चले जाती है तो उस टाइम पे नेटवर्क फेलियर आता है, ये कॉमन है हमारे बीच में, तो हम क्लास को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे लास्ट एक्चुअल में हमने छोड़ा होता है। तो इसलिए हम एक तरह से जो फेलियर हुआ उसका कंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं कि नेटवर्क फेलियर के कारण क्लास वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे लास्ट हमने छोड़ी थी। सो दिस इज अगेन सिमिलर काइंड ऑफ फेलियर कैन अकर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो वो भी एक डाटाबेस का फेलियर का रीजन है। डाटा ऑन ए डिस्क ड्राइव इज करप्टेड, ये मैंने अभी एग्जांपल ली थी। सपोज आपकी जो डिस्क ड्राइव है जहाँ पे सर्वर में पड़ी हुई है, जहाँ पे एक्चुअल में सारी क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है और डाटाबेस में चेंजेस होती हैं, वो डिस्क ड्राइव ही करप्ट हो गई है,
वहां पे कोई वायरस अटैक हो गया, उसके कारण करप्शन आ गई है, या आपका पाथ चेंज हो गया है, उसके कारण आपका जो डाटाबेस है वो असेस नहीं हो पा रहा, तो वो करप्ट हो गया, तो आपका वो भी एक फेलियर का कॉज हो सकता है। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट्स एन इलीगल ऑपरेशन, एक ट्रांजैक्शन जो कि लीगली, सपोज एक ऑपरेशन करना था, वो इलीगल ऑपरेशन होता है जो कि उसको रिक्वायर्ड नहीं था, वो कर नहीं सकती थी ट्रांजैक्शन, बट उसने वो भी कर दिया। सो वो होता है उस केस में जब आपका कोई हैकर है वो आपका इनकैश कर रहा है, या सपोज आपका एम्प्लॉई जो है वो आपका डाटाबेस को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इलीगल ऑपरेशन करेगा। वो लीगली उसको नहीं कर सकता था, बट इलीगली किसी, क्योंकि उसको असेस मिल गया, या लेट्स से उसको कुछ देर के लिए पासवर्ड मिल गया, या कोई और असेस मिल गया सर्वर का, उसके कारण वो कोई इलीगल ऑपरेशन कर रहा है। और कॉमनली क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने जो लोग स्टूडेंट्स जो है डाटाबेस के कई बार प्रोग्रामिंग करते हैं, या हम लोग फेस करते हैं अपनी लैब में, तो वो क्या करते हैं, ओरेकल के कुछ एक जो ओरेकल के अंदर जाके ना, इसमें अब तो आप लोगों को हम असेस नहीं देते, पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे कि ओरेकल में जाके उसकी कुछ फाइल्स डिलीट कर देते ताकि ओरेकल करप्ट हो जाए। तो वो भी एक तरह का इलीगल ऑपरेशन होता है, वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ऐसे कि जिससे के थ्रू आप इलीगली एक ओरेकल को चलने से रोक रहे हो ताकि उनको काम ना करना पड़े। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स इवन अकर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए नो डाउट द मेथड्स हैव बीन डिवाइस्ड जिसके थ्रू ये चीजें ना हो। टू और मोर ट्रांजैक्शन डेडलॉक, अब डेडलॉक हमने आज पढ़ना है, डेडलॉक एक पूरा कंसेप्ट है, आज इसमें भी पढ़ेंगे, कंकरेंसी में दोबारा पढ़ेंगे। सो डेडलॉक इज अ कंसेप्ट जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन जो है ना वो एक ऐसी स्टेट में आ जाती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है और सारी वेट स्टेट में चले जाती है। वेट स्टेट में इसलिए क्योंकि क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन को एक रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स कोई और ट्रांजैक्शन के पास है, और जो जिसके पास वो रिसोर्स है उसको कोई और रिसोर्स चाहिए, वो थर्ड ट्रांजैक्शन के पास है। सो इस तरह एक चेन बन जाती है, और जो थर्ड ट्रांजैक्शन है उसको एक रिसोर्स चाहिए जो कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन के पास है। तो एक तरह का डेडलॉक सिचुएशन आ जाती है, जो पहली वाली ट्रांजैक्शन को चाहिए वो दूसरे के पास है, जो दूसरे को चाहिए वो तीसरे के पास है, और जो तीसरे को चाहिए वो पहली के पास है। तो एक एक सर्कुलर सी एक डेडलॉक सिचुएशन बन जाती है। इससे क्या होता है, एक वेट स्टेट में चला जाता है, और उससे एक कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता। जब कंप्लीशन नहीं होती तो उससे क्या होता है कि हैंग हो जाता है आपका सिस्टम, डाटाबेस हैंग हो जाता है। सो वैसे की स्टेट जो है वो कहते हैं डेडलॉक सिचुएशन, वो भी एक डाटाबेस फेलियर का पार्ट है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको कैसे हमने टैकल करना है। ट्रांजैक्शंस इंट्रोड्यूस एरर्स इन द डाटाबेस, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके कारण डाटाबेस में कुछ ऐसी एरर्स आ गई हैं जो कि कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं रहा। उसमें जैसे कि एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा था कि हमने फॉरेन की लगाते हैं ताकि हमारी जो डाटाबेस में कोई भी चेंजेस हैं वो एक पेरेंट टेबल में और एक चाइल्ड टेबल में सेम जाए, उसमें दोनों तरफ सेम रिफ्लेक्ट करें चेंजेस। सपोज किसी कारण एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई, बट उसके फॉरेन की वाले टेबल में जो कि एक चाइल्ड टेबल है उसमें वो चीज़ नहीं डिपिक्ट की, तो उस केस में डाटाबेस में एरर आ गया, मींस डिफरेंट डाटा शो कर रहा है सेम फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक रिकॉर्ड में, पेरेंट टेबल में कुछ बता रहा है और चाइल्ड टेबल में कुछ बता रहा है। उससे हम कहते हैं कि ये एरर आ गया, ये भी एक तरह का डाटाबेस का फेलियर है। ठीक है, आपके कॉजेज क्लियर है बेटा? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? That's good. Go on writing messages in your chat after some time. So I'm initiating a poll, or you have 1 minute for attempting it. पहला poll आपके लिए आ रहा है. Just 15 seconds left. Hurry up. Okay. So I'll be closing it now. Ending your poll.
I'll share the result with you people. So we have just studied the properties of transactions and 4 properties जिसको हम acid properties कहते हैं: atomicity, consistency, isolation, durability. So these are your 4 properties of a transaction. So I think everyone knows it. It's fine. Although the attempt is by only 15 students out of 24 who are present. Okay. So moving on to the recovery strategies now. So हमें ये अगर पता लग गया कि database failure के causes क्या हैं, so we can devise now recovery strategies based on the causes of database failures. हमें database failures के अगर पता है कि किस किस तरह से हो सकता है, तो उसके corresponding हमने कुछ एक ऐसी recovery strategies बनाई है जिसके थ्रू हमारा जो database है वो फेलियर से पहले कंसिस्टेंट स्टेट में दोबारा से रिकवर हो पाए. सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिकवरी स्ट्रेटजीज बनाई है. सो टाइप्स ऑफ योर ट्रांजैक्शन अपडेट्स, किस किस तरह से ट्रांजैक्शन अपडेट होता है. एक होता है डेफर्ड अपडेट, एक होता है शैडो अपडेट. ठीक है, मैं चारों बोल देता हूँ, देन विल मूव फर्दर. पहला डेफर्ड अपडेट, सेकंड शैडो अपडेट, थर्ड इमीडिएट अपडेट एंड फोर्थ इन प्लेस अपडेट. अब ये जो 4 तरह के अपडेट्स हैं, इनको हमने रिकवरी स्ट्रेटजीज के अंडर आगे हैंडल किया है कि किस तरह से एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करती है और उसकी अपडेशन कब होती है. अपडेशन होती है कि फाइनली वो डाटाबेस में जो चेंजेस हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर दे, मींस एक्चुअल में डाटाबेस में वो चेंज हो जाए, अपडेट हो जाए. उसको हम कहते हैं कि ये किस तरह से हम हैंडल करते हैं. पहला डेफर्ड. डेफर्ड मींस लिंगर ऑन करना, मींस उसको डिले कर देना. डेफर्ड मींस डिले करना काम को. सो अपडेट को डिले करके रखना. लिस्ट ऑफ ऑल चेंजेस इन द ऑर्डर दे वर कमिटेड. अब जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं अगर उसमें डेफर्ड अपडेट है तो ये तब तक एक अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करता है जब तक सारे के सारी ट्रांजैक्शंस या ट्रांजैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग अपडेशन जो रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी अगर इकट्ठी जो है वो रैम में हो जाए. बट उसको जब आप हार्ड डिस्क में लिखने जाते हो तो वो इकट्ठी लिखी जाती है. डेफर्ड मींस डिले कर देते हैं, साथ साथ नहीं करते हैं. जैसे एग्जांपल लेता हूँ, आपकी एक अपडेट कमांड है जिसके थ्रू आपने 4 या 5 फील्ड में अपडेशन करनी है. आपने उसको एग्जीक्यूट किया, तो जब आपने एग्जीक्यूट किया तो उसमें वो 4-5 चेंजेस जो है वो करने हैं, वो सारे के सारे जो चेंजेस हैं उनको तब तक डिले कर दिया जब तक वो पांचों की पांचों कंप्लीट होंगी. जब 5 में वैल्यूज लिखी जाएंगी वो पांचों इकट्ठी जाके सीधा डाटाबेस में स्टोर कर दी जाए. उसको उतनी देर तक डिले कर देते हैं ताकि ट्रांजैक्शन में जितनी चेंजेस होनी है वो सारी की सारी रैम में रिफ्लेक्ट कर दे. मींस ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट हो जाए कि अगर 5 फील्ड में चेंज होने हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें तक वो चला जाए. जब पांचों हो जाएंगी तो डेफर्ड अपडेट का मतलब है वो इकट्ठे ही जाके डिले हो जाती है. तब तक अपडेशन इकट्ठे जाके उसी रिकॉर्ड में डाटाबेस में वो चेंजेस को इकट्ठा ही सेव कर देना, उसको कहते हैं डेफर्ड अपडेट. और इसको इस स्ट्रेटजी से रिकवर करने का होता है रिकवरी एंड रोल फॉरवर्ड. रोल फॉरवर्ड होता है कि ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होती है तो उसमें वो पहले वाले फील्ड में चेंज करती है, फिर सेकंड में करती है, फिर थर्ड में करती है, फिर फोर्थ में करती है और फिर फिफ्थ में करती है. इसको कहते हैं फॉरवर्ड. और बैकवर्ड होता है कि फिफ्थ में पहले करना, फोर्थ में करना, फिर थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में. अब इसको समझने के लिए रोल फॉरवर्ड कंसेप्ट को इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज एक ट्रांजैक्शन डेफर्ड अपडेट के थ्रू एग्जीक्यूट होनी थी और वो बीच में फेलियर हो गया. आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फील्ड में चेंजेस परफॉर्म करने थे, अपडेशन परफॉर्म करने थे. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अभी फिफ्थ में चेंज हुआ ही था, साथ ही फेलियर हो गया. इसका मतलब अभी फिफ्थ में चेंज हुआ बट वो एक्चुअल में डाटाबेस में लिखा नहीं गया था क्योंकि वो डेफर्ड था, मींस लास्ट में जाके लिखना था सारा. तो उसके लिए रोल फॉरवर्ड का मतलब है ट्रांजैक्शन को दोबारा से उसी तरह चलाना जैसे वो पहले एग्जीक्यूट की थी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फील्ड में दोबारा से एग्जीक्यूट करके उसको कंप्लीट कर देना. क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी इसलिए इसको रोल फॉरवर्ड के थ्रू रिकवर किया जाता है. रोल फॉरवर्ड के थ्रू रिकवर किया जाएगा. ठीक है, क्लियर है डेफर्ड अपडेट. नेक्स्ट आता है शैडो अपडेट. नाउ लिस्ट ऑफ ऑल चेंजेस इन रिवर्स ऑर्डर, जिसको हम रोल बैक कह देते हैं. अब आपने 5, पिछली एग्जांपल ही लेते हैं, 5 फील्ड में चेंज होना था.
अब 5 फील्ड में चेंज होना है तो आप देखो जब हम रिकवर करेंगे तो ये लॉग फाइल में जब हम इसको उल्टा पढ़ना शुरू करते हैं ना, देखो इसमें अल्टीमेटली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ 4 फील्ड में जो अपडेशन होनी थी तो उसमें कुछ नैनो सेकंड्स का डिफरेंस आएगा। नैनो सेकंड का मतलब है पहला सपोज 1 नैनो सेकंड पे हुआ, दूसरा सेकंड नैनो सेकंड पे हुआ, तीसरी चेंज जो है थर्ड नैनो सेकंड में हुई, चौथी चेंज फोर्थ नैनो सेकंड में हुई और पांचवी चेंज फिफ्थ नैनो सेकंड में हुई। जब इसके बाद लॉग फाइल में इसकी एंट्री होगी बट इसका एक्चुअल में डाटाबेस में अभी फेलियर हो गया, मींस उसमें नहीं चला, तो रोल बैक का मतलब है हम क्या करते हैं, इसको उल्टा चलाते हैं। पहले फिफ्थ नैनो सेकंड वाली देखते हैं कि कौन सी चीज थी जो अपडेशन होनी थी, फिर फोर्थ नैनो सेकंड वाली चेक करते हैं जो कि फोर्थ फील्ड को करस्पॉन्ड करती है, फिर थर्ड को, फिर सेकंड को और फिर फर्स्ट को। इस मेथड को हम कहते हैं इट इज मोर एफिशिएंट देन रिकवरी। और रोल फॉरवर्ड से ये बेटर होती है कि हम उल्टा चला के अगर हम चीज़ों को रिकवर करते हैं तो ये बेटर मानी गई है। इसलिए हम रोल बैकवर्ड करके ड्यूरिंग योर शैडो अपडेट, जब शैडो अपडेट होती है तो उस केस में हम इसको रोल बैक करके रिकवर करते हैं। अब ये अनदर मेथड है, शैडो अपडेट का मेथड है जिसके थ्रू हम रोल बैकवर्ड करके रिकवरी करते हैं, जो डेफर्ड अपडेट है उसको हम रोल फॉरवर्ड करके रिकवरी करते हैं। क्लियर है बेटा ये? हाँ जी, राइट डाउन ऑन योर चैट्स, दोज हु आर लिसनिंग जस्ट राइट डाउन। कुछ एक जो है वो अपना अपना मैसेज लिखते जाया करें साथ साथ, सो दैट हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती रहती है कि आप कुछ एक बच्चे जो वो समझ रहे हैं इसे, और बाकी अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो आई विल टेक इट एज दे आर अंडरस्टूड इट। ठीक है, इट्स फाइन। नेक्स्ट इज इमीडिएट अपडेट। अब इमीडिएट अपडेट होता है जो साथ साथ अपडेट करता रहता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल अभी एक ट्रांजैक्शन की ली हुई है जिसमें कि 5 फील्ड अपडेट करने हैं, तो मैं इसमें उस वही एग्जांपल को इमीडिएट अपडेट समझाने के लिए करूंगा। इमीडिएट अपडेट का मतलब है कि पहला फील्ड जो अपडेट हुआ और वो साथ ही डाटाबेस में लिख भी दिया उसे। इमीडिएट मींस वो इतनी देर तक वेट नहीं करेगा कि सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ भी अपडेट हो रहे हैं तब मैं इसको लिखा जाए। इमीडिएट अपडेट का मतलब है कि वो फर्स्ट फील्ड अपडेट हुआ तो साथ ही उसको लिख दो, मींस डाटाबेस में साथ ही उसको अपडेट कर दो, वहां पे भी परमानेंट हो गया ये। फिर सेकंड आया, सेकंड को अपडेट किया, साथ ही सेकंड जैसे ही कंप्लीट हुआ सेकंड को भी साथ ही डाटाबेस में लिख दो। थर्ड हुआ, थर्ड को कंप्लीट करो, इमीडिएट अपडेट मीन साथ ही थर्ड को भी लिख दो। फोर्थ हुआ, इसी तरह फिफ्थ हुआ। सो इसलिए इमीडिएट अपडेट जो है वो चीज़ों को एक कंसिस्टेंट स्टेट में रखने में ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए ये साथ साथ ही अपडेट करता रहता है डाटाबेस में। और ये तब तक डेफर्ड अपडेट में क्या होता था कि सारे 5 जब तक नहीं होते थे तब तक उसे डिले करते थे ना, अब वो डिले वाला काम नहीं है, साथ साथ ही इसको डाटाबेस में टेबल में अपडेट करते जाओ। So this is your immediate update. In place update, the disk version of a data is overwritten by cache version. अब इसमें क्या होता है, in place update होता है कि आपके कैश में या रैम में, आपने पढ़ा हुआ है रैम होती है जो कि उस टाइम पे आपकी चीज़ें जो जहाँ पे लोड हुई हुई है, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट होती है वो रैम में होती है। तो जो भी चीज़ आपकी कैश में या रैम में लास्ट पड़ी होगी, जो भी अभी आपने जो डाटाबेस की अपडेशन कमांड चलाई उसके थ्रू जो भी चीज़ आपने डाटाबेस में अपडेट करनी है वो सारी रैम में पड़ी है। तो जो इन प्लेस अपडेट है वो क्या करता है कि जो रैम में या कैश में पड़ा हुआ है वो उसको एज सच रिप्लेस कर देता है। जो डाटाबेस में आपकी जो हार्ड डिस्क में जहाँ पे वो डाटा पड़ा था ना, जहाँ पे अपडेशन होनी थी, जो रिकॉर्ड के ऊपर अपडेशन होनी है उसको रिप्लेस कर देता है कैश वर्जन से या रैम के वर्जन से, कि रैम में ये चीज़ चेंज आई है और ये उठा के उसको रिप्लेस कर दो किससे, जो कि जहां पे डाटाबेस में हार्ड डिस्क में चीज पड़ी है उसको रिप्लेस कर दो। इसको कहते हैं इन प्लेस अपडेट करना। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? हाँ जी, क्लियर है ये? few of you can write your messages, fine। ओके, हम ऐसे करेंगे इवन आज जब 1:30 to 2:20 होगा, अगर किसी को कोई टॉपिक नहीं क्लियर होगा तो हम उसमें आज जो ट्यूटोरियल लेक्चर है उसमें दोबारा से पूछ लूंगा, अगर कोई रिक्वायर्ड होगा तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक आता है डेडलॉक। हमने वो पढ़ा था रिकवरी स्ट्रेटजी में, डेडलॉक का पार्ट। अब डेडलॉक में डेडलॉक होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है, सो डेडलॉक को हमें देखना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, प्ले इन प्लेस अपडेट को मैं रिपीट कर रहा हूँ आदर्श। इन प्लेस अपडेट ये वैसे ही है जैसे कि सपोज एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं कि इसको एग्जांपल से समझा देते हैं।
चलो, आप क्लास में बैठे हो, फर्स्ट डेस्क के ऊपर 4 लोग बैठे थे, और वैसे तो क्लास में जो बैठे हैं वो सारे एक तरह से सिमिलर प्लेस पे हैं। मैंने क्या किया, उन 4 लोगों को रिप्लेस करना है किसी और 4 से। तो मैंने क्या किया, कहीं और से जो अपडेट कमांड होती है ना, वो क्या करता है कि उस नए बच्चे आए, 4 एंटर किए क्लासरूम में, और वो अपडेशन कमांड के थ्रू आए, ठीक है, और इसका मतलब नई वैल्यूज आ गई। उसको मैंने रैम में रखा हुआ है, मीन उसको अभी स्टेज पे अभी उनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनको उठा के फर्स्ट डेस्क पर लोगों को कहता हूँ के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। इसका मतलब उनको उठा के उनको डिलीट कर देता हूँ, और जो नए 4 आए हैं उनको फर्स्ट डेस्क पे बिठा देता हूँ। तो इसको कहते हैं इन प्लेस अपडेट। अब इसको अगर हम डाटाबेस से कहते हैं, तो डाटाबेस में यही चीज को समझने के लिए क्या करना है कि हमने रैम में या कैश मेमोरी में जो फील्ड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस किए हैं वो पड़े हुए थे, उसको उठा के डाटाबेस में जहां वो एक्चुअली जहां पे उन्होंने चेंजेस करने थे वहां से उसको उठाया और उनको रिप्लेस कर दिया। कहां पे? जहां पे डाटाबेस में पड़े हुए, तो वो एज सच जाके वहां से रिप्लेस हो जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा कंसेप्ट आदर्श? ओके आदर्श। सो आगे चलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। ये मैंने अभी समझाई थी। सपोज 3 ट्रांजैक्शन है, तीनों को रिसोर्सेज चाहिए। पहले को जो रिसोर्स चाहिए वो दूसरे के पास है, और जो दूसरे को चाहिए वो तीसरे के पास है, और जो तीसरे को चाहिए वो पहले के पास है। अब जब तक उनको वो रिसोर्स नहीं मिलती तब तक उनकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो वो तीनों क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। वेट मीन्स वो देख रहे हैं कि मेरे को वो ट्रांजैक्शन जो रिसोर्स है मिल जाए, तो उसकी रिक्वेस्ट की हुई है बट वो मिल नहीं रही। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, डेडलॉक सी सिचुएशन आ गई है कि ना फर्स्ट वाला जो है वो अपना काम इनकम्प्लीट छोड़ रहा है, ना सेकंड वाला इनकम्प्लीट छोड़ रहा है, ना थर्ड वाला इनकम्प्लीट छोड़ रहा है, और तीनों तीनों वेट क्या कर रहे हैं कि हमें रिसोर्स मिल जाए और हम अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाए। तो वो डेडलॉक सिचुएशन आई थी, और ये कॉमन थी पहले, ऑल्दो इसको टैकल कर लिया गया। इसके लिए प्रॉपर डेडलॉक सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाता है वो अलग से कंडीशन है उसकी। So deadlock is a situation in which 2 or more competing actions are each waiting for the other to finish and thus neither one ever does. Means एक जो है ट्रांजैक्शन वो दूसरे का फिनिश करने की वेट कर रही है, दूसरी जो है वो शायद पहले की भी वेट करने की फिनिश कर रही है, या थर्ड की भी हो सकती है। इसलिए 2 और मोर ट्रांजैक्शन होती है ना, कि आपस में वेट करते जाओ कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए और वो रिसोर्स मेरे को दे तो मैं अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करूं। और वो छोड़ नहीं रही क्योंकि वो आप वेट कर रही है कोई ऐसे रिसोर्स की जो कि कोई और ट्रांजैक्शन जो है वो छोड़ नहीं रहा। तो एक ऐसे की सिचुएशन आ गई जिसमें हर बंदा वेटिंग स्टेट में है कि मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए जो मेरे को चाहिए मैं उसके लिए रिक्वेस्ट की हुई है, वो जब आएगी मैं कंप्लीट करूंगा अपनी, और फिर मैं रिसोर्सेज को छोड़ूंगा। तो एक डेडलॉक सिचुएशन आ गई। सो डेडलॉक सिचुएशन कैन अराइज इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली इन अ सिस्टम। और इसको ये नहीं कि डेडलॉक हमेशा ही हो जाता है, कॉमन नहीं है। इसके लिए ये 4 कंडीशन होल्ड होनी बहुत जरूरी है। चारों की चारों जब कंप्लीट होंगी तभी एक डेडलॉक सिचुएशन आती है, अदरवाइज नहीं आती है। वेरी क्लियर। सो कौन सी 4 है? एक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी है होल्ड एंड वेट, तीसरी है नो प्रीएम्पशन, और चौथी है सर्कुलर वेट। अब चारों हम इसको पढ़ेंगे, ऑल्दो हम अभी भी पढ़ेंगे, और इसको दोबारा से हमने जो नेक्स्ट टॉपिक कंकरेंसी कंट्रोल है उसमें भी दोबारा आएगा। तो इसमें मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूंगा और बाकी कंकरेंसी में दोबारा से रिपीट भी करेंगे इसको। पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब उसका मतलब ये है कि ईच रिसोर्स असाइंड टू वन प्रोसेस और इज अवेलेबल। जब भी एक रिसोर्स किसी भी एक ट्रांजैक्शन को देनी है या एक पर्टिकुलर किसी भी यूजर को देनी है तो वो सिर्फ उसी को देनी है और किसी को नहीं देनी है, और उसमें उसको अनअवेलेबल रखना है। ये इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबल हो मीन्स जब वो एक किसी यूजर को दे दी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स सिर्फ उसी को अवेलेबल होगी, वो शेयर मोड में नहीं है कि कोई और भी इसको यूज कर पाएगा। और जब तक उसकी कोई और डिमांड कर रहा है तो उसको क्लियर होगा कि ये रिसोर्स अभी अनअवेलेबल है, उसको क्लैरिटी होगी। सो डेडलॉक सिचुएशन तब आती है जब वो ये इंश्योर करता है कि एक रिसोर्स हमेशा एक को ही असाइंड हो और वो उसी के लिए अवेलेबल भी हो। ठीक है, इसकी एक कंडीशन हो गई डेडलॉक होने की। अगर ये ऐसा होगा तो नेचुरली कोई और जो है उसको वेट में जा ही रहा है। सेकेंड इज होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब ये है प्रोसेस होल्डिंग रिसोर्स कैन रिक्वेस्ट एडिशनल रिसोर्स। अब एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक रिसोर्स को तो होल्ड करके बैठा है और वो किसी और रिसोर्स की भी डिमांड कर सकता है क्योंकि उसको कंप्लीट करने के लिए ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। तो होल्ड एंड वेट का मतलब है कि वो एक रिसोर्स जब उसने रिक्वेस्ट की उसको मिल गई, उसको वो उसने होल्ड कर लिया, उसने उसके दौरान क्या किया, सेकंड रिसोर्स की रिक्वेस्ट भी दे छोड़ी है। अब वो सेकंड अगर मिलेगी
तो फिर ही वो उसे कंप्लीट करेगा, नहीं तो वो पहली को भी पकड़ के बैठा हुआ है। इसलिए होल्ड एंड वेट कंडीशन होती है कि एक रिसोर्स को होल्ड कर लेना और दूसरी की रिक्वेस्ट दे देना और उसके लिए वेट करते रहना जब तक उसको वो अवेलेबल ना हो। ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड होगी नो प्रीएम्पशन। प्रीवियसली ग्रांटेड रिसोर्सेज कैन नॉट फोर्सिबली बी टेकन अवे। कोई और किसी के पास रिसोर्स है और वो आपको चाहिए, आपने रिक्वेस्ट की है, तो आप उससे प्रीएम्प्ट मींस जबरदस्ती ले नहीं सकते हो। वो अपने आप वो वाला ट्रांजैक्शन उस रिसोर्स को छोड़ेगा तो आप उसे ले सकते हो। आप उसे प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। प्रीएम्प्ट मींस छीन नहीं सकते हो। ये नहीं कह सकते ये मेरे को पहले चाहिए इसलिए आप मेरे को दो। नो प्रीएम्प्शन। इसका मतलब है कि मेरे को पहले चाहिए, मैं छीन नहीं सकता हूँ, मेरे को वेट करनी पड़ेगी जब तक वो दूसरी ट्रांजैक्शन उसको खुद अपने आप छोड़ेगा नहीं। दिस इज द थर्ड कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन है सर्कुलर वेट की, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मस्ट बी ए सर्कुलर चेन ऑफ 2 और मोर प्रोसेसेस। ये मैं अभी समझाया था। पहले को एक रिसोर्स जो चाहिए वो सेकंड के पास है, सेकंड को जो रिसोर्स चाहिए वो थर्ड के पास है, और थर्ड को जो रिसोर्स चाहिए वो फर्स्ट के पास है। तो सर्कुलर बन गया ना, एक फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड एंड थर्ड टू फर्स्ट। तो सर्कुलर कंडीशन बन गई। तो सर्कुलर वेट हो रही है कि एक दूसरे की रिसोर्स को छोड़ने की वेटिंग करते जा रहे हैं और वो सर्कल बन गया है, इसलिए वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता कभी। सो इसमें और भी आप लिख सकते हो, इसमें ये भी कह सकते हो ईच इज वेटिंग फॉर रिसोर्स हेल्ड बाय द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द चेन। यही हो गया ना, चेन बन गई। ईच इज होल्डिंग अ रिसोर्स हेल्ड बाय द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द चेन। चेन कैसे थी? 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 1। तो चेन बन गई। क्लियर है बेटा? चारों कंडीशंस क्लियर है? एनी क्वेश्चन? होल्ड एंड वेट। मैं होल्ड एंड वेट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। होल्ड करने का मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए मेरे को 2 रिसोर्स चाहिए थे, तो मेरे को एक तो मिल गया, उसको मैंने होल्ड कर लिया। सेकंड के लिए रिक्वेस्ट दे दी, तो इसका मतलब सेकंड जो मेरे को जब तक मिलेगी नहीं तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। और सेकंड किसके पास है? मे बी किसी और ट्रांजैक्शन के पास है, और वो क्या है, उसने भी होल्ड एंड वेट कर रखा है। उसको वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए एक रिसोर्स चाहिए थी, वो वाली जो आपको चाहिए, तो उसने उसको होल्ड कर रखा है और वेट को कर रहा है एक और रिसोर्स की जो कि तीसरे के पास है। तो होल्ड एंड वेट आ गया ना, कि एक दूसरे की रिसोर्सेज को वेट करते जाना। क्लियर है बेटा? हाँ जी, पहले जिसकी थी प्रॉब्लम होल्ड एंड वेट की, अमरजीत क्लियर हो गया। बलजीत नो प्रीएम्पशन। मैं नो प्रीएम्पशन भी रिवाइव कर रहा हूँ। नो प्रीएम्पशन मींस जबरदस्ती नहीं ले सकते हो। आपको पता है कि रिसोर्स जो है वो एक ट्रांजैक्शन के पास है, दूसरे के पास, और वो रिसोर्स आपको चाहिए, वो अभी तक छोड़ नहीं रहा, तो आप उससे जबरदस्ती प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, मींस छीन नहीं सकते हो। उसको कहते हैं कि हम इसे छीन नहीं सकते, नो प्रीएम्प्शन। हम उसे रिपीट ये नहीं कर सकते कि छीन के ले लें, हम उसे वेट करनी पड़ेगी वो खुद उसको वॉलंटरली छोड़े रिसोर्स को। इसीलिए तो सर्कुलर वेट बनती है ना, तो उसको नो प्रीएम्प्शन कह देते हैं। ठीक है बलजीत? पहले बलजीत देखे, फिर मैं आशीष आपकी भी देख रहा हूँ। म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नाउ। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ईच रिसोर्स इज असाइंड टू वन प्रोसेस आर इज अवेलेबल। एक ही यूजर को या एक ही प्रोसेस को या एक ही ट्रांजेक्शन को एक रिसोर्स असाइन की जाती है। अब जब एक को असाइन की जाती है तो बाकी सारे उसको के लिए अवेलेबल नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स सिर्फ एक के लिए अवेलेबल है, बाकियों के लिए वो अनअवेलेबल होगी। अब जब बाकियों के लिए अनअवेलेबल हो गई तो उतनी देर के लिए अनअवेलेबल रहेगी जब तक कि वो प्रोसेस या जो यूजर या ट्रांजैक्शन उसे खुद छोड़ेगा नहीं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब हो गया कि वो रिसोर्स एक के लिए ही सिर्फ अवेलेबल है। क्लियर है आशीष? हाँ जी आशीष। बेटा क्विकली आंसर दिया करो। यस, बी क्विक इन आंसरिंग, ताकि हम आगे चल पाए। नाउ फाइन, मूविंग ऑन टू योर डेडलॉक हैंडलिंग एंड रिकवरी। अब डेडलॉक तो आ गया, तो डेडलॉक को हैंडल कैसे करना है और वहां से रिकवर कैसे करना है, हमें तो पता लग गया कि ये चारों कंडीशन मेट कर गई हैं। और अब ना जो सिस्टम है वो हैंग हो गया है, क्योंकि उसको अब सारे जाने जो है वो एक सर्कुलर वेट भी होगी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होगी, चारों कंडीशन मेट हो गई हैं, डेडलॉक सिचुएशन आ गई है। तो उससे अब उसको हैंडल कैसे करना है और रिकवर कैसे करना है उस स्टेट से।
So most current operating systems cannot prevent a deadlock from occurring when a deadlock occurs. Operating system इसमें ज़्यादातर जो जितने भी अवेलेबल है वो ज़्यादातर deadlock को जब हो जाता है तो उससे रिकवर करने में हेल्प नहीं करते हैं. उनको उनके लिए ना वो प्रिवेंट कर पाते हैं और ना उससे हैंडल करने के लिए आपको कोई अलग से जो है वो सिस्टम नहीं देते हैं या प्रोसेस नहीं करते हैं. When a deadlock occurs, different operating system respond to them in different non-standard manners. जब डेडलॉक हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंटली बिहेव करते हैं. हैंग हो गया ना सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं, उस टाइम पे हर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग तरह से बिहेव कर रहा है. विंडोज अलग से बिहेव करता है, लाइनक्स अलग से करता है, एंड्रॉइड अलग से करता है, इसलिए वो अलग तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं. सो मेजर अप्रोचेज आर इग्नोरिंग डेडलॉक. एक तो ये है कि वो इग्नोर कर देते हैं डेडलॉक को. इसका मतलब अगर हैंग हुआ है तो यूजर क्या करता है, नॉर्मली अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेता है. तो उससे क्या हो रहा है कि वो दोबारा से आ गया तो ऑटोमेटिकली डेडलॉक हैंडलिंग हो गई. सो वो एक तरह से इग्नोर करना डेडलॉक सिचुएशन को और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना. और कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ी देर छोड़ने के बाद क्या होता है कि अल्टीमेटली एक टाइम लिमिट के बाद ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो है वो हैंग से नॉर्मल स्टेट में आना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपकी जो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, रिसोर्सेज अपने आप ही जो है ट्रांजेक्शन इन बिटवीन ही छोड़नी शुरू कर देती हैं और जब छोड़ती हैं तो दूसरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी शुरू हो जाती है. तो डेडलॉक की चारों कंडीशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती तो डेडलॉक सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं. सो इग्नोरिंग डेडलॉक. दूसरा आता है डिटेक्शन एंड रिकवरी. के डिटेक्ट कर लिया कि डेडलॉक हो गया और अब उसको रिकवर करना. कि रिकवर कैसे करना है कि चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन जो है वो अगर नहीं मीट करती तो डेडलॉक जो है ऑटोमेटिकली उससे बाहर आ जाएगा. सो उसको हम रिकवरी स्टेट कह देते हैं कि चार कंडीशन इकट्ठी मैच करती हैं तो डेडलॉक होता है. तो चार में से कोई एक कंडीशन अगर हम नहीं होने देंगे तो ऑटोमेटिकली रिकवरी हो जाएगी. सो पहले डिटेक्ट करना कि डेडलॉक हो जाए और उसके बाद उसको रिकवर करना. तीसरा ये है कि प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस. कि पहले ही प्रिवेंट कर दो कि डेडलॉक तक पहुंचे ही ना, कि चारों कंडीशन कभी हो ही ना, कंप्लीट ही ना हो. उसको प्रिवेंटिव मेजर कहते हैं. जैसे आजकल अब कोविड के लिए हम कहते हैं ना वैक्सीनेशन लगा लें, तो ये प्रिवेंटिव मेजर है कि हम पहले ही प्रिवेंट कर रहे हैं कि कोविड हो ही ना. तो वो प्रिवेंटिव मेजर है. इसी तरह प्रिवेंशन होती है कि डेडलॉक हो ही ना तो प्रिवेंशन करना ना, उसको अवॉइड करना कि डेडलॉक तक कभी जाए ही ना. तो ये डेडलॉक हैंडलिंग एंड रिकवरी के तीन तरह से अप्रोचेज हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं. क्लियर है बेटा? ये ठीक है. आई विल मूव नाउ फॉर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिकवरी. बेटा ये जो चीज़ें हैं ना, इसको अब आपकी जो मैं आज आपको जो 1:30 to 2 o'clock आप लोगों को बुक से भी बता दूंगा कि आप लोगों ने कहाँ से डेडलॉक रिकवरी पढ़ना है और कितना पढ़ना है. मैं उसको एक आज के ट्यूटोरियल में कंप्लीट बताऊंगा आप लोगों को. ठीक है? इज इट क्लियर? सो विल मूव फर्दर नाउ टू कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म्स. मैं कंकरेंसी कंट्रोल आज नेक्स्ट लेके जाऊंगा. जस्ट वेट. Are you able to see this window of database concurrency control? And you just write down on chat. Are you able to see this concurrency control PPT? Okay, that's fine, Bhavya. Baljeet, thanks. So we'll be moving on to your concurrency control mechanisms. Concurrency control, the term. What does that mean? पहले तो ये है कि हम पढ़ेंगे what is concurrency control,
then we'll move on to log-based protocols for it, then two-phase locking protocol and deadlock. So we'll again move on to, क्योंकि deadlock भी इसमें important है, concurrency में भी एक important role play करेगा, so इसमें भी दोबारा discuss करेंगे. पहले तो concurrency control होती क्या है? Concurrency का मतलब होता है कि साथ साथ इकट्ठा. अब एक ई कॉमर्स साइट के अंदर अगर हम कहते हैं 5 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हो रही हैं, तो आप कह सकते हो कि एक नैनो सेकंड में, एक मिली सेकंड में कुछ ट्रांजैक्शन कंकरेंटली होंगी. कंकरेंटली मीन साथ साथ ही होंगी. सो कंकरेंसी कंट्रोल होता है कि उन ट्रांजैक्शन को हैंडल कैसे किया जाए जो सेम मोमेंट ऑफ टाइम के अंदर, सेम नैनो सेकंड के अंदर कंकरेंटली एग्जीक्यूट होती हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाए. क्योंकि अगर सेम ट्रांजैक्शन जो है वो सेम टाइम के अंदर हो रही है, तो उनको कोई ना कोई मेथड के थ्रू हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर हम उसको हैंडल कैसे करेंगे कि डाटाबेस में जो चेंजेस परफॉर्म हो रही हैं वो रिफ्लेक्ट कैसे होंगी. सो कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म वही इंश्योर करता है कि सारी ट्रांजैक्शंस जो कि सेम मोमेंट ऑफ टाइम पे हो रही हैं वो कैसे हैंडल की जाए. So the technique is used to protect data when multiple users are accessing the same data concurrently at the same time is called concurrency control. अब इसमें जब सेम टाइम की बात करते हैं तो इट इज इवन इन योर सेम नैनो सेकंड, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन ये नहीं है कि एक सेकंड के अंदर देखो कुछ मिली सेकंड का भी डिफरेंस आ जाए तो वन आफ्टर दी अदर ट्रांजैक्शन हो जाती है. जब आपका वो मिली सेकंड का डिफरेंस या नैनो सेकंड का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो सेम टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट हुई, तो उसके लिए उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ट्रांजैक्शन एक हो जाएगी, दूसरी फेल हो जाएगी, या एक को कुछ और नजर आएगा, दूसरे को कुछ और नजर आएगा. तो कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स जो है वो एक डाटा को प्रोटेक्ट करती हैं जब मल्टीपल यूजर्स सेम डाटाबेस को कंकरेंटली असेस करते हैं और उनमें चेंजेस परफॉर्म करते हैं. सो दैट इज योर कंकरेंसी कंट्रोल. इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? चलो ऐसे करते हैं, एक पोल भी कर लेते हैं. आई हैव ओनली डन वन पोल, तो ऐसे करते हैं, वी मूव ऑन टू द सेकंड पोल नाउ. आई एम लॉन्चिंग द पोल फॉर यू पीपल. You have 1 minute to attempt it. बेटा इसमें मल्टीपल चॉइस है, मेक इट श्योर. तो आप इसमें एक से ज्यादा चॉइस दे सकते हो. तो एक ही चॉइस नहीं हो सकती, आंसर दो चॉइसेस भी हो सकती हैं. So almost the time is complete. So I'm ending the poll. Okay. I'm sharing result with you people. बेटा मैंने ये ऑलरेडी फेलियर्स में पढ़ाया था कि तीन तरह के फेलियर होते हैं, एक ट्रांजैक्शन फेलियर, एक सिस्टम फेलियर, एक मीडिया फेलियर. सो आंसर तीनों ही थे. तो बिकॉज इट्स वाज मल्टीपल चॉइस यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द थ्री. सो तीनों जो हैं वो इसके आंसर के अंडर आने थे. तो तीनों के तीनों इसके चॉइसेस हैं. सो ओके, आई सेंड यू अनदर पोल. ओके, एक और पोल आप अटेम्प्ट करो आज इसमें. अभी आई एम लॉन्चिंग अनदर पोल. So half time is over.
10 seconds left. Time is over. So I'm ending the poll. So we just studied the types of your transaction updates. These are all the four. So all of the above is the answer. I think so. Those who have attended it, they should know it कि हमने अभी ये चारों डिटेल में पढ़े थे. Is it clear? Okay. So we'll move on to the next topic now, concurrency control. The technique is used to protect data when multiple users are accessing the same data concurrently at the same time is called concurrency control. The definition we have already done it. So any question or any one who wants me to repeat it? ये clear है concurrency control का? Okay. Now, moving on to your log-based protocols. What are log-based protocols? Lock is a mechanism to control concurrent access to a data item. अब लॉक जैसे आप यहाँ पे एक लॉक यूज करते हो घरों में या एनीवेयर वेयर यू क्लोज योर डोर्स विद योर लॉक एंड की, ये अगर हम उसी के साथ इसको रिलेट करें तो ये एक ऐसे का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है कंकरेंट ट्रांजैक्शन. तो लॉक करने का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए उसको उस यूजर के लिए लॉक कर दिया जो उसको यूज कर रहा है और बाकियों के लिए वो इनएसेसिबल हो गया. जब आप घर को लॉक कर देते हो तो आपके लिए भी घर इनएसेसिबल होता है. अगर आप घर को अंदर से लॉक कर रहे हो तो आप तो हो ही उसको यूज कर रहे हो, बट जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए वो लॉक है. इसका मतलब ये हो गया कि बाहर के लिए लोगों के लिए वो असेसिबल नहीं है. सो लॉक उसी तरह यहाँ पे काम करता है. लॉक मैकेनिज्म जो है वो कंकरेंट ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. इसलिए लॉक का मतलब है जो ट्रांजैक्शन एक रिसोर्स को यूज करने जा रही है तो वो उस रिसोर्स के ऊपर लॉक लगा देती है. अब वो जो लॉक लगाती है इसका मतलब वो रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ उस ट्रांजैक्शन या जो भी प्रोग्राम है या जो भी यूजर है उसको वो अवेलेबल हो गया और बाकियों के लिए वो अनअवेलेबल हो गया. दिस इज वन ऑफ द मेथड टू कंट्रोल योर कंकरेंट एक्सेस. अब डाटा आइटम्स कैन बी लॉग्ड इन टू मोड्स. अब उसमें भी आगे लॉक दो तरह के लग सकते हैं. एक एक्सक्लूसिव मोड होता है, एक शेयर्ड मोड होता है. एक्सक्लूसिव मोड होता है कि रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ उस यूजर के लिए अवेलेबल है जिसने उस पर लॉक लगाया है. डाटा आइटम कैन बी बोथ रेड एज वेल एज रिटन, और वो रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन दोनों कर सकता है. लॉक इज रिक्वेस्टेड यूजिंग लॉक एक्स इंस्ट्रक्शन. लॉक को जब भी आपने एक्सक्लूसिव लॉक कहते हो तो एक्स से करते हो. एक्स स्टैंड्स फॉर योर एक्सक्लूसिव लॉक. एक्सक्लूसिव लॉक का मतलब है कि रीड एंड राइट ऑपरेशंस दोनों वो यूजर कर पाएगा, और जब वो रीड एंड राइट ऑपरेशन कर रहा है उतनी देर के लिए वो रिसोर्स के ऊपर किसी और को वो रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं हो सकती. तो वो एक्सक्लूसिव लॉक हो गया. शेयर्ड मोड का मतलब है डाटा आइटम्स कैन बी ओनली रेड. रीड करना है, इसके लिए आप शेयर्ड मोड लेते हो, और रीडिंग ऑपरेशन जो है वो कोई और भी शेयरिंग मोड में रीड के लिए उसी रिसोर्स को शेयर्ड लॉक को इनिशिएट कर सकता है. अब जैसे सपोज आपने एक टेबल में 10 रिकॉर्ड जो रीड करने हैं, इसलिए आप सिलेक्ट कमांड चलाते हो और वहां वेयर कंडीशन एक लिखते हो. वो वेयर कंडीशन के अकॉर्डिंगली 10 रिकॉर्ड आने से वो आप रीड कर रहे हो, सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी है रीड कर रहे हो. तो उसके ऊपर आपने शेयर्ड लॉक जो है वो इनिशिएट किया कि मेरे को सिर्फ रीड करना है, इसलिए शेयर्ड लॉक के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को ये वाली जो रिकॉर्ड है वो नजर आए. तो कोई और भी उसे रीड करना चाहता है तो उसके लिए भी उसको भी वही शेयर्ड लॉक जो है इनिशिएट करना है, और वो भी रीडिंग ऑपरेशन कर सकता है. अब रीडिंग ऑपरेशन क्योंकि कोई चेंजेस नहीं करते इसलिए वो शेयर्ड मोड हो गया कि रीडिंग जितने भी करना चाहते हैं वो शेयर्ड मोड में शेयर्ड लॉक के थ्रू कर सकते हैं. क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे इसलिए एक्सक्लूसिव लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ रही. एक्सक्लूसिव लॉक ज्यादातर तभी होता है जब रीडिंग एंड राइटिंग दोनों करने होते हैं, और वो उस यूजर ने करने हैं जिसने अपडेशन की कोई क्वेरी चलानी है या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो दो तरह के लॉक हो गए इसमें. क्लियर है बेटा? दोनों तरह के लॉक क्लियर है यहाँ तक? फाइन. लॉक रिक्वेस्ट आर मेड टू कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर. अब लॉक रिक्वेस्ट जब की जाती है ना
तो ये ज़्यादातर कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर को की जाती है, और वो ये इंश्योर करता है कि ये किस तरह का लॉक है और किसके ऊपर लगाने के लिए उसने रिक्वेस्ट की है। अगर उसने एक्सक्लूसिव लॉक की रिक्वेस्ट दी है तो वो एक्सक्लूसिव लॉक की कॉरेस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर जो जिस भी यूजर को वो देना है उसको वो एक्सक्लूसिव लॉक के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेस दे देता है, और वो तब तक वो वाला रिसोर्स किसी को भी अवेलेबल नहीं करने देता। और अगर उसने शेयर्ड लॉक दिया है तो शेयर्ड लॉक वो भी कर सकता है, और भी कोई यूजर सेम रिसोर्स के ऊपर शेयर्ड लॉक जो है या शेयर्ड लॉक की इनिशिएशन कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी वो अलाउ कर देता है। तो वो सारा कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर देखता है कि किस तरह का लॉक लगाना है और किस रिसोर्स ने किस तरह की डिमांड की है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक्सक्लूसिव लॉक की रिक्वेस्ट की है, बट वो एक्सक्लूसिव लॉक की रिक्वेस्ट उसको अभी फुलफिल नहीं कर सकता क्योंकि उसी रिसोर्स के ऊपर किसी और ने एक्सक्लूसिव लॉक लगा रखा है। जब तक वो उसे छोड़ेगा नहीं, उसको फ्री नहीं करेगा, तब तक उसको दूसरे को एक्सक्लूसिव लॉक की रिक्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया जा सकेगा। So lock requests are made to concurrency control manager. Transaction can proceed only after request is granted. और ट्रांजेक्शन तभी प्रोसीड कर सकेंगी जब उनकी रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया जाएगा, उनको एक्चुअल में या तो एक्सक्लूसिव लॉक या शेयर्ड लॉक में रिसोर्सेज अवेलेबल करवा दी जाएंगी। क्लियर हो गया लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल? ठीक है। अब लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में आगे ना लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स होता है। सो उसमें सपोज एस एंड एक्स दिया हुआ है, और आप इसमें देखो ट्रू फॉल्स 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 जो लिखे हुए हैं इसके अकॉर्डिंगली यू विल सी टू इट कि इसको कैसे करते हैं। अ ट्रांजैक्शन मे बी ग्रांटेड अ लॉक ऑन एन आइटम if the requested lock is compatible with the locks already held on the item by other transaction। अब इसमें X और S stands for your exclusive lock and your shared lock। अब देखो अगर शेयर लॉक है, अगर सपोज वो ट्रू है, दोनों तरफ ट्रू है, इसका मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर शेयर लॉक की डिमांड कर रही है तो उसको दिया जा सकता है, वो कंपैटिबल भी है, उसको रीड करने की परमिशन भी होनी चाहिए, वो हमने परमिशन में चेक करना है, और वो शेयर लॉक की ही डिमांड कर रहा है और किसी और ने भी उसमें शेयर लॉक लगा रखा है तो वो उसको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर उस पर वो एक्सक्लूसिव लॉक कर रहा है तो फिर उस केस में उसको वो अवेलेबल नहीं करवाई जाएंगी, फॉल्स आ रहा है। और अगर सपोज किसी ट्रांजैक्शन ने एक्सक्लूसिव लॉक की डिमांड की है और वो दोनों तरफ, अगर वो सपोज एक तरफ वो ट्रू हो जाती है एक्सक्लूसिव लॉक की डिमांड, तो वो दूसरे के लिए फॉल्स ही रहेगी, दूसरी ट्रांजैक्शन उसको जो है एक्सक्लूसिव लॉक में उसको नहीं अवेलेबल होगी, और वो तब तक अवेलेबल नहीं होगी जब तक पहली वाली फॉल्स स्टेट में नहीं जाती, मीन वो एक्सक्लूसिव लॉक छोड़ती नहीं है। सो एक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो इंश्योर करता है कि जिस तरह की भी लॉक की रिक्वेस्ट आई है क्या वो हम उसको पूरा कर सकते हैं उस रिक्वेस्ट को। शेयर्ड लॉक अगर ऑलरेडी उस ट्रांजैक्शन पे रीड लॉक लगा हुआ है और वो एक्सक्लूसिव लॉक उस पर कोई नहीं लगा हुआ, वो ट्रू है तो वो उसको ग्रांट कर देगा, और अगर एक्सक्लूसिव लॉक किसी पे लगा हुआ है तो वो दूसरे के लिए वो फॉल्स रहेगी और उसको वो अवेलेबल नहीं रहेगी। So any number of transactions can hold shared locks on an item, but if any transaction holds an exclusive on the item, no other transaction may hold any lock on the item। जब भी एक एक्सक्लूसिव लॉक किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू किसी भी डाटा आइटम के ऊपर है तो वो और किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं होगा, और वो एक्सक्लूसिव लॉक किसी और को नहीं मिल सकता जब तक कि वो ट्रांजैक्शन उस डाटा आइटम का एक्सक्लूसिव लॉक को रिलीज नहीं करती, मीन्स उसको छोड़ती नहीं है जब तक उसको फॉल्स नहीं करती है। क्लियर है बेटा? ये लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल क्लियर है? इज इट क्लियर आपके लिए? ओके, मूविंग फर्दर, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में एग्जांपल के थ्रू बताएंगे आगे। इफ अ लॉक कैन नॉट बी ग्रांटेड द रिक्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन इज मेड टू वेट till all incompatible locks held by other transactions have been released। अब जब भी आपने एक रिक्वेस्ट की है लॉक की, वो एक ट्रांजैक्शन को वेट करने में तब तक वेट करवाते हैं जब तक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी लॉक्स जो कि इनकम्पैटिबल हैं उससे, मतलब जो कि ऑलरेडी किसी और ने हेल्ड कर रखे हैं, वो जब तक सारे रिलीज नहीं होते
तब तक वो उस रिक्वेस्ट को वेट स्टेट में डालते होते हैं। अब इसमें इसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। सपोज एक ट्रांजेक्शन को 5 तरह के रिक्वेस्ट की है और वो 5 तरह की इसका मतलब लॉक्स लगाना चाहता है। अब उसमें से अगर वो उसको 2 अवेलेबल है और बाकी 3 अवेलेबल नहीं है, तो वो 2 भी उसको तब तक नहीं दी जाएंगी, उसको तब तक वेट करनी पड़ेगी। 2 को तो वो किसी और को नहीं देगा तब तक, बट वो वेट करेगा कि बाकी 3 भी रिलीज हो जाएं, और जब ये पांचों आ जाएंगी ना, तो पांचों की पांचों इकट्ठी मैं इस ट्रांजेक्शन को दे दूंगा। तो उससे क्या हो रहा है कि वो इनकम्पैटिबल लॉक्स की करस्पॉन्डिंग वो वेट तब तक कर रहा है कि जब तक उसको सारी की सारी जो रिक्वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग लॉक्स लगाने हैं वो सारे अवेलेबल नहीं होते, तब तक वो उसको ग्रांट नहीं करता। अगर अब इसमें एग्जांपल में 5 इस तरह के लॉक चाहिए थे और 2 उसको अवेलेबल थे, 3 नहीं अवेलेबल थे, अगर वो 2 इस ट्रांजैक्शन को दे दे, तब भी उसका ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट होना नहीं है। तो वो 2 जब दे देगा तो किसी और की अगर रिक्वेस्ट आएगी तो वो 2 किसी और को भी नहीं दे सकता। तो वो क्या करता है कि वो पांचों की पांचों इकट्ठी जो वेट करता है कि पांचों इकट्ठी अवेलेबल होंगी तभी मैं इसको इकट्ठी ही एक ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट जो है इसको ग्रांट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। सपोज एक ट्रांजेक्शन T1 है, उसने शेयर्ड लॉक की रिक्वेस्ट ए के ऊपर दी है, ठीक है, रीड करनी है उसने ए को, उसको अनलॉक करना है ए को, देन लॉक किया फिर से एक जो शेयर्ड लॉक बेस में करना है बी के ऊपर, देन उसको रीड करना है, फिर अनलॉक करना है और डिस्प्ले करवाना है ए प्लस बी। इसका मतलब ये बेसिकली ये एक ए प्लस बी जो है ना, एक सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम है, 2 वेरिएबल्स में ए और बी में। एग्जांपल इसकी है, एक ट्रांजैक्शन के करस्पॉन्डिंग उसने ए में पहले वैल्यू लेनी है, उसको रीड करना है, और फिर बी में वैल्यू लेनी है, उसको रीड करना है, और फिर उसके बाद ए और बी को ऐड करके उसको डिस्प्ले करवाना है। सपोज ये है। अब इसको चलाने के लिए क्या किया, अब क्योंकि ए और बी को लॉक पे जब तक नहीं लेगा तब तक उसको रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ए और बी वेरिएबल्स हैं, उसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो पहले ट्रांजैक्शन क्या करेगी, ए को रीड करेगी, उसको लॉक कर लेगी, शेयर्ड लॉक लगा, शेयर्ड लॉक का मतलब है रीड कर रहा है, फिर रीड करने के बाद उसके पास वैल्यू तो आ गई, उसके बाद उसने अनलॉक कर दिया, मीन्स छोड़ दिया उसको, उसके पास वैल्यू आ चुकी है। सपोज उसकी वैल्यू 10 थी, उसने रीड करके उसको स्टोर कर लिया। सिमिलरली उसी ने ट्रांजैक्शन ने बी वैल्यू को दोबारा से रीड किया, बी की वैल्यू 20 थी, उसको उसने रीड कर लिया और उसको अनलॉक कर दिया, मीन्स उसको अवेलेबल करा दिया किसी और ट्रांजैक्शन के लिए। और लास्ट में उसने ए प्लस बी को ऐड किया, 10 + 20 इक्वल टू क्या हो गया, 30, वो उसने डिस्प्ले करवा दिया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल में क्लियर कट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वर्क कैसे करता है। अब उसके बाद जब उसने अनलॉक कर दिया था ना ए को या अनलॉक कर दिया बी को, उसके बाद अगर ए और बी की वैल्यू चेंज भी हो जाती है तो उसने जो रीड की थी वो 10 और 20 की है, उसके लिए वो जो अमाउंट आएगा ना ए प्लस बी वो 30 आएगा। अब उसके बाद ए को किसी और ट्रांजैक्शन ने रीड करके उसमें अपडेशन कर दी, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव ब्लॉक ले गया, तो वो 10 की वैल्यू को अपडेट करके 20 कर गया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू अब नई 20 हो गई है, बट वो उसने ए ने जो ट्रांजैक्शन 1 थी उसने नहीं रीड किया उसे। क्लियर है बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? नाउ मूविंग फर्दर, पिटफॉल्स मींस लैकिंग्स क्या है इसमें। फिर भी लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल जरूर है, बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल है और बड़ी अच्छी तरह वर्क करता है, फिर भी इसमें कुछ एक लिमिटेशंस हैं। क्या है? लॉकिंग एज अबव इज नॉट सफिशिएंट टू गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी। अगर हम लॉकिंग करते भी हैं तब भी हम उससे एक सीरियल ऑर्डर में जो है वो गारंटी नहीं कर सकते कि ट्रांजैक्शन एक सीरियल ऑर्डर में ही चलेंगी। तो इसलिए हम इससे इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि ऑल्दो लॉकिंग मैकेनिज्म बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है एक जो कंकरेंसी कंट्रोल को मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने का, फिर भी इसमें सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर नहीं होती कि सीरियल ऑर्डर में ही ट्रांजैक्शन होंगी। इफ ए एंड बी गेट अपडेटेड इन बिटवीन द रीड ऑफ ए एंड बी, आ गया ना वही चीज कि अगर ए और बी अपडेट हो गए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीडिंग ऑफ ए एंड बी, तो डिस्प्ले जो सम है वो रॉन्ग हो जाएगा आपके अकॉर्डिंगली। जो ए और बी की वैल्यूज थी आपने रीड की, उसके दौरान ही साथ ही किसी और ने उसको अपडेट कर दिया, तो इसका मतलब ए की वैल्यू तो डिफरेंट है, बट आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो पिछली वाली वैल्यू से आ रहा है, तो रॉन्ग हो गया ना सब। इसलिए ये सीरियलाइजेबिलिटी को गारंटी नहीं कर रहा।
So locking protocol is a set of rules followed by all transactions while requesting and releasing locks. Locking protocol restricts the set of possible schedules. Although lॉकिंग मैकेनिज्म बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है कंकरेंसी कंट्रोल को, फिर भी इसमें सीरियलाइजेबिलिटी कहीं ना कहीं पे जो है वो नहीं हम कर पाते, और इसके बावजूद हम लॉकिंग मैकेनिज्म को अपने एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली यूज जरूर करते हैं, फिर भी इसके पिटफॉल्स हैं। अब एग्जांपल देखो, T3 और T4 दो ट्रांजैक्शंस हैं, लॉक एक्स, अब एक्स मींस एक्सक्लूसिव लॉक किसके ऊपर लगाया है, बी के ऊपर। जब एक्सक्लूसिव लॉक है तो उसने रीड किया बी को, और बी की वैल्यू नई क्या आ गई, बी माइनस 50। इसका मतलब उसने नई वैल्यू क्या की है कि जो भी बी की वैल्यू थी उसमें से 50 को डिलीट कर दिया जाए, मींस लेस कर दिया जाए, और नई वैल्यू बी में लिख दी जाए। सपोज पहले वैल्यू 120 थी और 120 माइनस 50 हो गया 70, तो नई बी की वैल्यू 70 आ गई, सपोज एग्जांपल। अब उसने, ये एक्सक्लूसिव लॉक था इसलिए उसने ऐसे किया। अब T4 ट्रांजैक्शन थी, उसने एक शेयर्ड लॉक लगाया ए के ऊपर, रीड किया, और उसने शेयर्ड लॉक बी के ऊपर भी लगा दिया। अब जब बी के ऊपर लगाया तो उसके पास अब जो बी है वो कौन सी वैल्यू आएगी, वो आएगी नई वैल्यू, कौन सी, वो आएगी 70, नॉट 120 जो पहले थी। अब एक्सक्लूसिव लॉक वो ए के ऊपर लगा सकता है, सपोज ट्रांजैक्शन 3 ने ए के ऊपर जो है वो एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया, लास्ट में लिखा है। अब देखा जाए तो पहले जो है शेयर्ड लॉक ए पे लगा था, ए की वैल्यू लेट से 20 थी, तो जब एक्सक्लूसिव लॉक लगा तो उसकी ए की वैल्यू तब भी 20 हुआ है, क्योंकि उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अब इसको समझाने का पर्पस ये है कि ट्रांजैक्शन 3 के बाद देखो ट्रांजैक्शन 4 की लॉकिंग मैकेनिज्म को शो किया गया है। इसका मतलब है ये सीरियल ऑर्डर में चलने चाहिए थे, वन आफ्टर दी अदर। अगर यही चीज हम इसको साइमल्टेनियसली चला देंगे तो फिर हमारी जो लॉग एस जो शेयर्ड वाली वैल्यू बी है, वो बी की वैल्यू कौन सी उठाएगा, 120 उठाएगा या 70 उठाएगा, वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए ये सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करना पड़ता है कि एक लॉकिंग मैकेनिज्म में इंश्योर करना पड़ता है कि वन आफ्टर दी अदर ही लॉक लगाए जाएं और उसको रीड किया जाए। नहीं तो क्या होगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कोई अपडेशन हो गई है तो वो उसको अपडेशन वाली वैल्यू को जो है वो कंसिडर नहीं करेगा, ओल्डर वैल्यू को ही जो है वो कंसिडर कर लेगा। तो उसको इंश्योर करने के लिए सीरियलाइजेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। लॉकिंग में ये पिटफॉल है, ये नहीं कर पाता इसे। अब इसको अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, इसको समझो। नीदर T3 नॉर T4 कैन मेक प्रोग्रेस एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक एस बी causes T4 to wait for T3 to release its lock on B। अब देखो ऊपर दोबारा जाते हैं, T3 और T4 ट्रांजैक्शन दोनों ही अपनी प्रोग्रेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि लॉकिंग शेयर्ड वाला लॉक लग गया बी में, और उससे क्या हो रहा है, T4 जो है वो वेट करता जा रहा है, और T3 जो है वो रिलीज नहीं कर रहा लॉक ऑन बी, while executing lock X A exclusive lock on A causes T3 to wait for T4 to release its lock on A। अब इसको समझने के लिए दोबारा जाते हैं उस पे। T3 और T4 है, देखो आपने एक्सक्लूसिव लॉक बी पे लगाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने जब तक राइट भी किया बट आपने उसको छोड़ा नहीं है, और आपको एक्सक्लूसिव लॉक ए पे भी रिक्वायर्ड है, बट आपकी जब आपने राइट भी किया था ना ट्रांजैक्शन का, उसके बाद आपको एक ए भी चाहिए था और उसके ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए था। आपने उसकी रिक्वेस्ट कर रखी है, बट उसके दौरान T4 ट्रांजैक्शन जो है वो शेयर्ड लॉक उसने लगा रखा है ए पे, और वो रीडिंग कर रहा है ए को। इसका मतलब ये है कि वो उसको रिलीज नहीं किया उसने। अगर उसने रिलीज नहीं किया क्योंकि आपने एक्सक्लूसिव लॉक की डिमांड की है, तो आपको वो मिल नहीं सकता जब वो उसको छोड़ नहीं रहा। प्लस उसने क्या किया है, शेयर लॉक बी के ऊपर भी रिक्वेस्ट दे दी। अब जब T4 ट्रांजैक्शन है वो उसने शेयर लॉक बी की रिक्वेस्ट किया, और बी जो है वो ऑलरेडी राइट हो चुका है, इसका नया वैल्यू जो है ट्रांजैक्शन उसमें राइटिंग ऑपरेशन कर चुका है, बट उसे उसने छोड़ा नहीं है क्योंकि उसको भी अभी एक ही रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट स्टेट में है, दोनों एक दूसरे की रिसोर्सिस को छोड़ने की वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब दोनों जाने वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही इनकम्प्लीट रह गई ट्रांजैक्शन। ये क्लियर हुआ? इसका जो पहली वाली लाइन है इसका मतलब यही है कि दोनों ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट स्टेट में चलेंगी। इसका मतलब ये हो गया कि लॉकिंग के बावजूद हम जो है सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर पाए। अब यहाँ पे ये सिचुएशन को क्या कह दिया, डेडलॉक आ गया। अब तो हैंडल करने के लिए क्या होता है, अब या T3 या T4 को अपनी जो ट्रांजैक्शन है रोल बैक करनी पड़ेगी और लॉक को रिलीज करना पड़ेगा। या तो T3 अपना ट्रांजैक्शन को रोल बैक करे, रोल बैक का मतलब है बी की पुरानी वैल्यू दोबारा से इंश्योर करे कि उसने 120 माइनस 50 70 कर दिया है, तो वो 120 में ही दोबारा से बी की वैल्यू को लिख के और अपना बी के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक छोड़ दे ताकि एटलीस्ट ट्रांजैक्शन 4 कंप्लीट हो पाए। या उल्टा करे कि ट्रांजैक्शन 4 जो है वो ए को रिलीज करे ताकि ए की वैल्यू जो है वो ट्रांजैक्शन 3 यूज कर पाए और उसको अल्टीमेटली जो है वो कंप्लीट कर पाए।
इस दोनों में देखा जाए डेडलॉक सिचुएशन आ रही है, और डेडलॉक को हैंडल करने के लिए हमें लॉक्स को रिलीज करना पड़ेगा एक ट्रांजैक्शन से, तभी हम डेडलॉक से बाहर आ पाएंगे। और ये जो रिलीजिंग है तभी होती है। डेडलॉक सिचुएशन मींस वो चारों कंडीशंस चेक करोगे ना, तो चारों की चारों इसमें जो है वो वैलिड हो रही हैं। क्लियर हुआ बेटा? पिटफॉल्स क्लियर हुए? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। क्लियर है? एनीवन एल्स? देखो इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं तो मैं आगे चलूंगा। आई विल वेट फॉर 1 or 2 minutes। आई विल शेयर विद यू योर पीपीटीज आफ्टर योर लेक्चर। मैं इसके बाद ये दोनों शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, चलो एनी हाउ आई विल मूव फर्दर देन इफ देयर इज नो क्वेश्चन। स्टारवेशन। अब पिटफॉल्स ऑफ लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल में ना एक टर्म आती है स्टारवेशन। स्टारवेशन होता है जैसे आपको स्टारवेट करना मीन्स जब आपको खाना नहीं मिलता है तो आप काफी देर तक भूखे रहते हो, तो स्टारवेट कर जाते हो। मीन्स अल्टीमेटली आपकी एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो जाता है, आपको अल्टीमेटली फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है आपकी, तो वो स्टारवेशन होती है। अगर हम उसको डाटाबेस में देखें तो इसका मतलब है लॉन्ग टाइम स्टारवेशन होता है कि जब एक बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए डेडलॉक रहता है तो स्टारवेट कर जाता है, स्टारवेशन आ जाती है। तो स्टारवेशन ऑटोमेटिकली डेडलॉक से बाहर आने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए या कोई जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा कि एक टाइम से ज्यादा अगर डेडलॉक सिचुएशन आ जाती है तो स्टारवेशन हो जाती है। स्टारवेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इफ कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर इज बैडली डिजाइन। और ये भी होता है कि स्टारवेशन तब भी हो जाती है जब कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर बहुत अच्छी तरह डिजाइन नहीं किया गया और कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो कंकरेंट ट्रांजैक्शंस को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा, तब भी स्टारवेशन हो जाती है। अ ट्रांजैक्शन में बी वेटिंग फॉर एन एक्स लॉक on an item while a sequence of other transactions request and are granted an S log on same item। अब कोई ऐसा हुआ कि एक एक्सक्लूसिव लॉक एक आइटम पे चाहिए थी एक ट्रांजैक्शन को, वो उसके लिए वेट कर रहा है। प्लस इसके अलावा क्या हो रहा है, कोई और सीक्वेंस ऑफ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट कर दी गई है और उसके साथ साथ शेयर्ड लॉक उसी आइटम के ऊपर उनको ग्रांट कर दिया गया जिसके ऊपर एक ट्रांजैक्शन ने एक्सक्लूसिव लॉक की रिक्वेस्ट दी हुई है। अब क्या हो गया, क्योंकि शेयर्ड लॉक है तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन शेयर्ड में जो है यूज कर रही हैं, तो वो सारी की सारी जब तक नहीं छोड़ेंगी तब तक एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो मिलेगा नहीं। तो क्या हो गया, जब ये लॉन्ग टाइम के लिए एक ट्रांजैक्शन वेट करेगी तो वो क्या है, वो एक स्टारवेशन स्टेट में चल जाएगी। तो सेम ट्रांजैक्शन इज रिपीटेडली रोल्ड बैक ड्यू टू डेडलॉक। तो क्या हो गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ जाएगा, तो वो उसका एक ही तरीका है कि वो एक्सक्लूसिव लॉक की रिक्वेस्ट को रोल बैक कर लिया जाए और डेडलॉक सिचुएशन से बाहर आया जाए, ताकि वो दोबारा से थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा से उसकी रिक्वेस्ट दे, ताकि उससे क्या होगा कि शेयर्ड लॉक माइट भी वो रिलीज हो चुके हों और ट्रांजैक्शन थोड़ी देर के लिए अवेलेबल हो जाए, ताकि उसको अवेलेबल तो हो एक्सक्लूसिव लॉक के लिए। सो कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर कैन बी डिजाइन टू प्रिवेंट द स्टारवेशन, और वो स्टारवेशन को प्रिवेंट कर सकता है। वो कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर क्या करेगा, वो एक मैकेनिज्म फॉलो करेगा जिसके थ्रू वो क्या करेगा, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए या कुछ एक आधा 2 सेकेंड्स तक, सेकेंड्स बहुत बड़ा माना गया है, सो 1-2 सेकेंड्स के लिए वो एक स्टारवेशन का एक लिमिट रख देगा कि अगर एक ट्रांजैक्शन ने एक पर्टिकुलर रिसोर्स की डिमांड की है या लॉक के लिए रिक्वेस्ट किया और वो उसको 2-3 सेकेंड्स तक नहीं मिलता है तो स्टारवेशन आ जाएगा। तो स्टारवेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट को रोल बैक कर देगा। मींस उनको कहेगा, छोड़ देगा कि अब रिक्वेस्ट दोबारा से भेजो, थोड़ी देर के बाद वेट करने के बाद दोबारा भेजो। क्लियर हो गया बेटा? इज इट क्लियर? बाकी भी बेटा मैसेज किया करो। ओनली अमरजीत एंड फ्यू ऑफ यू आर ओनली राइटिंग। आप अटेंड कर रहे हो लेक्चर तो साथ साथ मैसेज कर दिया करो क्लियर, सो दैट एक्नॉलेजमेंट मिलती रहती है कि आप इसको समझ रहे हो। अदर्स शुड आल्सो राइट मैसेज। ओके देन आई विल मूव फर्दर। क्योंकि हमारे पास लॉकिंग के लिए कुछ एक हमारे जो पिटफॉल्स थे, तो उसको पिटफॉल्स को रिमूव करने के लिए हमने 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल बना दिया। सो हमारा नेक्स्ट हमारा आता है 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, जो कि पुरानी जो लॉकिंग मैकेनिज्म था जो जनरल था उसमें जो पिटफॉल्स थे उसको रिमूव करने के लिए 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल आ गया।
दिस इज अ प्रोटोकॉल विच इंश्योर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स। सो जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आता है वहां पे वो सीरियल ऑर्डर बना देता है कि वन आफ्टर दी अदर। उससे क्या हो रहा है कि रिक्वेस्ट आई और उसको एक सीरियल ऑर्डर में डाल दिया कि पहले इसकी रिक्वेस्ट जो है फुलफिल हो जाए और फिर ये इमीडिएटली लॉक को रिलीज करे और फिर जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है उसके लिए उसको सीरियल ऑर्डर में डाल के उसको हैंडल कर दिया जाए। सो ये क्या करता है कि एक टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, एक सीरियल ऑर्डर में वही लॉकिंग मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट कर देता है ताकि टू फेज लॉकिंग के थ्रू हम जो पिटफॉल्स थे नॉर्मल लॉकिंग मैकेनिज्म के उसको रिमूव कर पाए। सो इसमें फेजेस है। फेज वन क्या करता है, ग्रोइंग फेज, ट्रांजैक्शन में ऑब्टेन लॉक्स। ग्रोइंग फेज में जितने भी उसको लॉक्स चाहिए वो सारे वो गेन करता जाता है, उनको ऑब्टेन करता जाता है। ट्रांजैक्शन में नॉट रिलीज एनी लॉक, और इसके दौरान जब ग्रोइंग फेज होती है उसके दौरान वो कोई भी लॉक को रिलीज नहीं करता। ये ग्रोइंग फेज में टू फेज लॉकिंग में क्या होता है, सारे के सारे लॉक्स वो ऑब्टेन करना शुरू कर रहा है, पहले वो सारे ऑब्टेन करता है। फेज टू आता है श्रिंकिंग फेज, ट्रांजैक्शन में रिलीज लॉक्स एंड ट्रांजैक्शन में नॉट ऑब्टेन लॉक। जब वो रिलीज करता है उस टाइम के अंदर वो नए लॉक्स को ऑब्टेन नहीं कर सकता। सो क्लियर कट उसने डिस्टिंक्शन कर दिया है कि एक ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ग्रोइंग फेज वुड ऑलवेज ऑब्टेन लॉक्स, और कोई भी लॉक जो से उसने लिया है उसको वो रिलीज नहीं करेगा उसके दौरान। बट जब वो श्रिंकिंग फेज में चला जाता है तो उसके दौरान वो सारे लॉक्स को रिलीज करता जाता है वन आफ्टर दी अदर, जो जो उसने काम कर लिया, जो उसको चाहिए नहीं है उसको रिलीज करता जाता है। सो वो श्रिंकिंग फेज, उसने क्लियर कट टू फेज लॉकिंग में दो फेजेस बना दिए हैं, ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज। इससे क्या हो गया, सीरियलाइजेबिलिटी को हम इजीली इंश्योर कर सकते हैं। द प्रोटोकॉल ensures serializability. It can be proved that the transaction can be serialized in the order of their lock points, that is point where a transaction acquired its final lock. जब वो एक ट्रांजेक्शन को सपोज एग्जांपल 5 तरह के लॉक चाहिए थे तो उसने क्या किया, ग्रोइंग फेज के दौरान उन पांचों को ऑब्टेन किया, 1 2 3 4 एंड 5। अब जब उसने ऑब्टेन किया तो उसको जो जो रिक्वायर्ड थे, जैसे जैसे उसको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो भी लॉक्स रिक्वायर्ड थे उसने साथ साथ उसकी ट्रांजैक्शन का एक्शन भी कर दिया, मींस कंप्लीट करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसने कंप्लीट किया तो उसने साथ साथ लॉक रिलीज करने शुरू कर दिया। लेट्स से उसने पहला जो रिसोर्स उसको मिला था उसको वो पहले ही रिक्वायर्ड था, तो जैसे ही उसने पहला वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया और पांचों लॉक आ चुके हुए, ये भी इंश्योर करना है पांचों लॉक उसको मिल गए, ऑब्टेन हो गए, उसने जो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो भी पहले वाला रिसोर्स चाहिए था उसको यूज कर लिया, तो वो अब रिलीजिंग फेज में चला गया, उसने पहले रिलीज कर दी। जैसे ही उसने रिलीज की तो सेकंड वाली ट्रांजैक्शन वाला जो सेकंड रिसोर्स था उसको यूज कर लिया, तो जब उसको यूज कर लिया तो सेकंड रिलीज कर दिया, फिर थर्ड रिलीज कर दिया, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। इसका मतलब है कि वो पहले तो ऑब्टेन करता जाता है पहले सारे के सारे जो रिसोर्सेज है और साथ साथ उनको यूज करता जा रहा है, और जैसे ही वो यूज करता है उसके साथ साथ उनको रिलीज करने में चला गया। तो दो क्लियर कट फेजेस बना दी, वन ग्रोइंग एंड वन श्रिंकिंग। इससे क्या हो रहा है, सीरियल ऑर्डर में अब ट्रांजैक्शंस होंगी कि एक ऑर्डर में सारे एक्सक्लूसिवली उसको मिल गए लॉक्स, उसको रिसोर्सेज मिल गए, और सेकंड में उसने सारे रिलीज करने शुरू कर दिए वन आफ्टर दी अदर, तो सीरियल ऑर्डर चलता गया। सो टू फेज लॉकिंग डज नॉट इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक। ये नहीं है कि इससे डेडलॉक सिचुएशन नहीं आ सकती, सिर्फ ये इंश्योर कर रहा है कि एक सीरियल ऑर्डर में चलना शुरू हो गया काम। अब सीरियल ऑर्डर से क्या होगा कि डेडलॉक आने के चांसेस कम हो गए हैं, बट ये नहीं इंश्योर हुआ कि डेडलॉक होगा ही नहीं कभी। स्टिल इन सम प्लेसेस डेडलॉक माइट अकर, वो भी जरूरी है। ठीक है, क्लियर है टू फेज लॉकिंग का। So cascading rollback is possible under two-phase locking. To avoid this, follow a modified protocol called strict two-phase locking. Here a transaction must hold all its exclusive locks till it commits or aborts. अब इसमें स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग ये कहती है कि 5 तरह के लॉक, एग्जांपल ली थी ना अभी, 5 तरह के रिसोर्सेज के ऊपर लॉक लगाने थे, पांचों को होल्ड कर ले और तब तक होल्ड करके रखे जब तक वो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग रिसोर्सेज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन हो गए उसको कमिट नहीं कर दे। कमिट का मतलब होता है कि डाटाबेस में सेव ना कर दे, तब तक वो पांचों को रिलीज करना ना शुरू करे। तो इसका मतलब वो तब तक उनको होल्ड करके रखेगा जब तक वो पांचों रिसोर्सेज के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन ने जो भी काम करने थे, जो भी चेंजेस करने थे, वो सारे के सारे वो कंप्लीट करके कमिट कर दे। कमिट मीन सेव कर दे लास्ट में डाटाबेस में। जब वो सेव कर देगा उसके बाद वो रिलीज करना शुरू कर दे, अब हम आप मैं रिलीज कर रहा हूँ। ये इसको कहते हैं कैस्केडिंग रोल बैक करना, या एक तरह का इसे कह सकते हैं स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट आती है रिगरस टू फेज लॉकिंग।
ये इससे भी स्ट्रिक्टर है। क्या होता है, हियर ऑल लॉक्स आर हेल्ड till commit or abort or in this protocol transactions can be serialized in order in which they commit। अब इसमें ये करते हैं, रिगरस में क्या करते हैं कि सपोज एक ट्रांजैक्शन में 5 रिसोर्स चाहिए थे, पहली रिसोर्स को यूज किया, उसको कमिट कर दिया। जब पहली को रिसोर्स को यूज करने के बाद कमिट हो गया ना, तो उसके बाद सीरियल ऑर्डर में पहली को रिलीज कर दिया, सेकंड को रिसोर्स को यूज किया और जो भी कमिट करना था कमिट कमांड चला दी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाटाबेस में जो चेंजेस करने थे कर दिए और सेकंड को भी रिलीज कर दिया। तो इसका मतलब सीरियल ऑर्डर में हो रहा है ना, पहली रिसोर्स यूज की, कमिट की, उसको रिलीज कर दिया, सेकंड रिसोर्स यूज की, कमिट की, रिलीज कर दिया, थर्ड रिसोर्स यूज की, कमिट की और रिलीज कर दिया। सो इसको हम रिगरस टू फेज लॉगिंग प्रोटोकॉल कहते हैं और इससे हम इंश्योर कर पाते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक सीरियल ऑर्डर में कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होती जा रही है। हुआ क्लियर बेटा ये? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर नाउ? If it is clear, you can write down your messages on your chat. Okay, then we'll move on to deadlocks. Although हमने पढ़ लिया हुआ है, अब ये भी वही आ रहा है, सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट, ये पांचों चारों कंडीशन जब तक होल्ड नहीं होंगी ना, तब तक डेडलॉक नहीं होता। सो अ सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक इफ ईच प्रोसेस इन द सेट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट दैट ओनली अनदर प्रोसेस इन द सेट कैन कॉज। अब देखो एरो लगा हुआ है, टी आई को एक रिसोर्स चाहिए जो टी जे के पास है, ट्रांजैक्शन जे के पास है, और ट्रांजैक्शन जे को एक रिसोर्स चाहिए जो टी आई के पास है। दोनों ने अपने पास रखा हुआ है और दोनों नहीं छोड़ रहे हैं रिसोर्स, इसलिए वो डेडलॉक सिचुएशन आ गई। अब यही चार कंडीशंस मैंने ये जो ऑलरेडी बोली थी कि आप पढ़ लो, मैं आज डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी रिकवरी में, डाटाबेस रिकवरी में। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ, जस्ट रीड इट एंड टेल मी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज 4 कंडीशंस। बेटा जब अमरजीत जो आप क्वेश्चन पूछे उसका मतलब जब आपने ट्रांजैक्शन कमिट कर दिए है ना, इसका मतलब ये है कि कमिट करने मतलब क्या होता है कि फाइनली ये डाटाबेस में चेंज हो गया है। अब वो वाली जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गई, अब नहीं दोबारा वो चेंज कर सकती। अब नई ट्रांजैक्शन के थ्रू आप दोबारा से चेंजेस कर सकते हो उस ट्रांजैक्शन के थ्रू जो एक ट्रांजैक्शन कमिट हो गई है। और कमिट का मतलब होता है फाइनली सेव कर देना। अब उसके थ्रू वही सेम ट्रांजैक्शन के थ्रू थोड़ा दोबारा चेंज कर पाओगे, वो नई ट्रांजैक्शन के थ्रू करोगे। बेटा सेव पॉइंट्स का कंसेप्ट अलग है, उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करो, वो अलग चीज है। वो तब आता है जब आपका कोई डाटाबेस लॉस हो गया, आपने दोबारा से प्रीवियस स्टेट में जाना है, तो वो फिर सारी चीजें जो है वो जो भी चेंजेस होते हैं वो सबको जो है वो छोड़ देता है और सेव पॉइंट तक जो काम हुआ होता है वहां तक दोबारा ले जाता है, वो अलग कंसेप्ट है। उसको इससे कंफ्यूज मत करो सेव पॉइंट को। हाँ जी, नाउ 4 कंडीशंस ऑफ डेडलॉक देखो, अगर ये क्लियर है तो हम आगे चलें। आज का टॉपिक मेरे ख्याल से कंप्लीट है हमारा। इसको पढ़ लो, कोई भी कंडीशन आपको लगता है दोबारा से करनी है तो मैं दोबारा कर दूंगा। क्लियर है बेटा ये? देन स्ट्रेटजीज फॉर योर डेडलॉक हैंडलिंग, हैंडल कैसे करना है। एक तो ये है कि डेडलॉक को प्रिवेंट करना, कि होने ही ना दिया जाए। और होने ना देने का तरीका पता क्या है, ये जो 4 कंडीशन होती है ना, उनमें से कोई एक कंडीशन अगर आप फुलफिल ना होने दो ना, तो डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा, ये क्लियर ही है। सो टू फेज जो लॉकिंग मैकेनिज्म है ये प्रिवेंटिव मेजर जरूर है, ऑल्दो ये 100% प्रिवेंट नहीं करता, बट ये एटलीस्ट इंश्योर ये करता है कि काफी हद तक कोशिश करता है कि जो चारों कंडीशन है डेडलॉक की वो ना मीट हो। सो प्रिवेंटिव मेजर होता है कि हमने पहले ही प्रिवेंट करना कि चारों डेडलॉक की कंडीशन ना हो और उससे हमारा डेडलॉक ना आए। prevents deadlock by restraining requests made to ensure that at least one of the 4 deadlock conditions cannot occur। कोई एक कंडीशन ना आकर होगी तो ऑटोमेटिक डेडलॉक नहीं होगा, इसको प्रिवेंशन कह देते हैं। नेक्स्ट होता है डेडलॉक अवॉइडेंस, अवॉइड करना। डायनेमिकली ग्रांट्स अ रिसोर्स टू अ प्रोसेस इफ द रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ। डायनेमिकली मींस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्ट, जब आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है ना कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर के पास रिसोर्सेज की, तो डायनेमिकली वो क्या करता है कि किसी भी प्रोसेस को ना किसी भी ट्रांजैक्शन को ग्रांट कर देता है, और वो तब ग्रांट करता है जब उसको लगता है ये सेफ है, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट किसी और ने नहीं की है अभी तक, तो वो हम कहते हैं कि ये भी इसने अवॉइड कर दिया। अ स्टेट इज सेफ इफ देयर इज एटलीस्ट वन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस
दैट अलाउज ऑल प्रोसेसेस टू रन इन टू कंप्लीशन, और वो इंश्योर करता है कि अगर इसको ये एक अकेली ही रिसोर्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए तो इसको दे दी जाए, और जब तक इसकी डिमांड या रिक्वेस्ट कोई और नहीं कर रहा है तब तक ये कंप्लीट करके इसको रिलीज कर देगा, इसलिए वो स्टेट सेफ स्टेट मानी जाती है। और अगर उसकी रिक्वेस्ट किसी और ने भी की है तो वो सेफ स्टेट नहीं है, वो डायनेमिकली चेक करेगा कि दो जनों ने सेम रिसोर्स की रिक्वेस्ट की है तो वो इंश्योर करेगा ये सेफ स्टेट नहीं है, इसमें डेडलॉक आ सकता है, तो वो वाली सेफ स्टेट नहीं होगी, फिर वो उसको ग्रांट करेगा अकॉर्डिंग टू सीरियलाइजेबिलिटी, सीरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ग्रांट करेगा कि मैं किसको पहले दूं और किसको बाद में दूं, अवॉइड करेगा। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी क्या करेगा, दैट अलाउज डेडलॉक टू फॉर्म एंड देन फाइंड्स एंड ब्रेक देम। अब तीसरा कंडीशन ये है कि वो कहता है कि डेडलॉक होने दो, कोई बात नहीं, होता है तो होने दो, हो जाएगा जब तो फिर हम क्या करेंगे उसको रिकवर करेंगे। रिकवर कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 कंडीशंस होनी चाहिए एक्चुअली जो डेडलॉक बनाता है, तो उसमें से एक कंडीशन को हमने जो है वो कोई भी मीट नहीं होने देना। सपोज एग्जांपल हम रैंडमली क्या करेंगे कि 3 रिसोर्सेज थी, मैं एग्जांपल दोबारा बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजैक्शन थी, पहले को जो रिसोर्स चाहिए थी वो सेकंड के पास है, सेकंड को जो रिसोर्स चाहिए थी वो थर्ड के पास है, और जो थर्ड को रिसोर्स चाहिए वो फर्स्ट के पास है। इससे क्या हो गया, डेडलॉक सिचुएशन तो आ गई। अब क्या करना, हमें डिटेक्ट हो गया डेडलॉक आ गया तो रिकवर करना है, तो हम क्या कर रहे हैं रैंडमली, या तो थर्ड को कहते हैं कि वो अपनी रिक्वेस्ट जो है वो जो उसके पास रिसोर्सेज पड़े हैं वो रैंडमली छोड़ दे, अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट ना करे, और फिलहाल के लिए थर्ड ट्रांजैक्शन अपनी रिसोर्सेज सारे छोड़ दे ताकि उसमें वो भी रिलीज हो जाएगी जिससे कि सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो थर्ड ने अपनी जैसे ही ट्रांजैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रिसोर्स पकड़ी हुई थी वो रिलीज करेगा, और उसने जो रिक्वेस्ट की हुई है वो भी छोड़ देगा, रिक्वेस्ट को भी छोड़ देगा, तो क्या करेगा वो रिसोर्स जो है अवेलेबल करा देगा, किसके लिए, फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी। तो इसका मतलब वो दोनों कंप्लीट होगी, जब वो दोनों कंप्लीट होंगी तो थोड़ी देर के बाद थर्ड ट्रांजैक्शन फिर दोबारा से रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा, तो उसको शायद वो रिसोर्सेज दोबारा मिल जाएंगी क्योंकि फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी रिलीज कर चुका होगा। तो रिकवरी का मतलब है कि रैंडमली किसी भी ट्रांजैक्शन की रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट को जो है वो रिलीज कर दिया जाए, ताकि उससे क्या है कि कुछ एक जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीशन पे चली जाए और डेडलॉक सिचुएशन से बाहर आया जाए। और कई बार इतना कम्प्लेक्स डेडलॉक बनता है कि आफ्टर रिलीजिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय वन ट्रांजैक्शन तब भी जो है डेडलॉक सिचुएशन से बाहर नहीं आया जाता। तो फिर क्या करते हैं कि एक से बाहर आने के बाद दोबारा फिर किसी और रैंडमली किसी और ट्रांजैक्शन को भी कहते हैं से भी रिलीज करवा देते हैं सारे रिसोर्सेज। इस तरह करते करते हम डेडलॉक को से रिकवर कर जाते हैं। क्लियर है बेटा, ये डेडलॉक सिचुएशन इज क्लियर नाउ, हाउ इट इज बीइंग हैंडल्ड। चलो ठीक है बेटा, मैं आगे चल रहा हूँ। ओके, वेट एंड डाई। अब डेडलॉक को अवॉइड करने का एक मेथड होता है वेट एंड डाई। इसकी टर्म इंडिकेट करी है कि एक कुछ टाइम के लिए वेट करो और उसके बाद मर जाओ, मीन उसके बाद रिलीज कर दो, छोड़ दो, चीजें छोड़ दो। वेट एंड डाई का मतलब होता है कि थोड़ी देर वेट करो, ट्रांजैक्शन ने जो रिसोर्सेज जो है उसकी रिक्वेस्ट की है उनको वेट करो। और अवॉइड करने का तरीका है कि अगर तब तक थोड़े टाइम के अंदर उसको रिसोर्सेज नहीं मिलती हैं तो उसके बाद उसको रिक्वेस्ट को छोड़ दो, कि रिलीज ही कर दो कि मेरे को नहीं चाहिए अभी। So if TI requests a lock on a data item which is already locked by TJ, then TI is permitted to wait, and if time source, TS stands for time of your request, by TI is less than time for your TJ, जब उसकी जो वेट है वो उससे कम है जितने में टीजे ने उसको रिलीज कर देना है, ठीक है, तब तो ठीक है, वो परमिट कर देगा, वेट करते जाओ। इफ TS means timestamp of TI is greater than timestamp of TJ, then TI is aborted and restarted with a new timestamp। अब क्या होता है कि ये TI ने एक रिक्वेस्ट दी जो कि TJ ने के पास ऑलरेडी रिसोर्स था, तो TI का अगर टाइम स्टैम्प मीन्स कि वो उसको जितनी देर के अंदर वो रिसोर्स चाहिए उसका टाइम स्टैम्प की वैल्यू जो है वो कम है टीजे से, फिर तो वो वेट करेगा कि हाँ भी टीजे ने इतने टाइम के अंदर रिलीज ही कर देनी है, क्योंकि ये इससे यह क्या होता है, टाइम स्टैम्प ये बताता है कि कितनी देर के लिए एक रिसोर्स जो है उसको चाहिए, आइडिया लग जाता है। ये कौन करता है, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर बताता है, वो टाइम स्टैम्प्स देखता है, वो चेक करता है कि अगर तो टाइम स्टैम्प जो कि टीआई का टी जे से कम है तो टीआई को वेट करने के लिए कहता है, नहीं तो टीआई को वो मार देता है, मीन्स डाई कर देता है कि अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो अपनी रिक्वेस्ट और थोड़ी देर के बाद दोबारा से रिक्वेस्ट करो। इसको हम कहते हैं
कि टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली चेक करना कि कितना टाइम स्टैम्प है टी का और कितना है टी का। अगर टाइम स्टैम्प की वैल्यू टी की लेस देन टी है तो फिर टी वेट करेगा, अदरवाइज डाई कर जाएगा। अब नीचे देखो इसमें लिखा भी हुआ है, इफ टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ टी देन टी विल वेट एल्स टी विल डाइज। तो इससे क्या हो रहा है कि डेडलॉक अवॉइड हो रहा है। अब क्लियर कर, नहीं तो क्या होना था, टीआई ने वेट ही करते रहना था और वो तब तक वेट करता रहता जब तक टीजे उसे लेता ना। अब क्यों इसमें किया, क्योंकि टीजे को भी वो रिसोर्स चाहिए था जो कि टीआई के पास आया है, तो इसलिए टाइम स्टैम्प की वैल्यू डिपेंड करेगा। अब अगर टाइम स्टैम्प की वैल्यू टीआई जैसे कम है तो क्या करते हैं कि टीआई को जो रिसोर्स जो कि उसने वो वाली रिसोर्स पकड़ी हुई है जो टीजे को चाहिए, तो वो थोड़ी देर के उसको रिलीज करेगा और वेट करता रहेगा अपनी रिक्वेस्ट के लिए दोनों। और टीजे तब क्या करेगा, अपनी जो है कंप्लीशन करके ट्रांजैक्शन और दोनों रिसोर्सेज छोड़ देगा, एक वो जो उसने पकड़ी हुई है, एक जो उसने ऑलरेडी डिमांड की है, वो दोनों चीजें छोड़ देगा और वो फिर टीआई के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसको हम कहते हैं वेट एंड डाई रूल। इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव, टीआई नेवर प्रीएम्प्ट्स टीजे। ये नहीं कर सकता कि टीजे के रिसोर्स को वो छीन ले, नॉन प्रीएम्प्टिव है। प्रेफर्स यंगर ट्रांजैक्शंस, यंगर ट्रांजैक्शन मींस जो कि बाद में या अब देखो यंगर ट्रांजैक्शन होती है, किससे पता लगेगा, टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली। सपोज एक जो है 1 सेकंड के ऊपर इनिशिएट हुई, दूसरी 1.2 सेकंड के ऊपर इनिशिएट हुई, तो यंगर ट्रांजैक्शन कौन सी हुई, 1.2 बनी जो बाद में हुई है। तो ये ज्यादातर जो वेट एंड डाई रूल है वो क्या करता है, प्रेफर करता है यंगर ट्रांजैक्शन को पहले। तो वो जो है वो बाद वाली ट्रांजैक्शन को पहले प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू नई वाली जो पुरानी ट्रांजेक्शन। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा? इसमें कोई है क्वेश्चन तो देखो। डेडलॉक अवॉइडेंस पे देखो, एनी क्वेश्चन? Okay, then we'll move on further. Wound and wait rule, another deadlock avoidance condition. If TI requests a lock on a data item which is already locked by TJ, अब ये वही आ रहा है जो पीछे एक डायग्राम देखा था मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये वाला, यही डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो बता रहा है। अब वाउंड एंड वेट, इफ TI requests a lock on a data item which is already locked by TJ, then TI is permitted to wait if and only if टाइम स्टैम्प ऑफ TI is greater than टाइम स्टैम्प ऑफ TJ। अब ये उल्टा हो गया, वाउंड एंड वेट टोटली उल्टा है वेट एंड डाई से। If time stamp of TI is less than time stamp of TJ, then TJ is aborted and lock is granted to TI। अब ये इसमें उल्टा चलता है एज कम्पेयर टू वेट एंड डाई। इसमें उल्टा ये कर रहा है कि टाइम स्टैम्प ऑफ TI अगर ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ TJ है तो ये क्या कर रहा है कि TJ को अबॉर्ट कर रहा है और लॉक TI को दे रहा है ताकि TI कंप्लीट हो जाए। तो इसका क्लियर बताता है, नीचे देखो, इफ टाइम स्टैम्प ऑफ TI इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ TJ देन TJ इज बाउंडेड एल्स TI वेट्स। प्रीएम्प्टिव है, अब प्रीएम्प्टिव इसलिए है क्योंकि अब क्या कर रहा है, छीन रहा है रिसोर्स। TI प्रीएम्प्ट्स TJ इफ इट इज यंगर। TI क्या है, प्रीएम्प्ट कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली TJ का रिसोर्स वो वाला छीन रहा है उससे, क्योंकि बाउंड एंड वेट में क्लियर है, वो छीन रहा है कि वो कहता है मेरा टाइम स्टैम्प कम है, यंगर हूं मैं, मेरे को ये रिसोर्स पहले दो, मैं अपनी ट्रांजैक्शन पहले कंप्लीट करूंगा, फिर टीजे को आप दे सकते हो। तो ये काम कौन कर रहा है, अगेन कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर देखता है, टाइम स्टैम्प को देखता है और वो चेक करता है कि किसको रिसोर्स देनी है बाउंड एंड वेट रूल के अकॉर्डिंग। और ये प्रेफर कौन कर रहा है, ओल्डर ट्रांजेक्शन को प्रेफर करेगा। क्लियर हो गया बेटा? ये उसका उल्टा हो गया वेट एंड बाउंड के, ओ वेट एंड डाई क्या, सॉरी। क्लियर है बेटा? ये अवॉइडेंस की दो मेथड्स क्लियर हैं? नाउ डेडलॉक डिटेक्शन। अब ये भी तो होना चाहिए, जब डेडलॉक हो जाए तो डिटेक्ट भी तो होना चाहिए, पता तो लगे डेडलॉक सिचुएशन आ गई है। ये ना अगर हमें पता ही ना लगे कि हमें लगे हैंग हो रहा है, ये तो जरूरी थोड़ी हैंग हमेशा डेडलॉक सिचुएशन ही होगी, हमें पता भी तो लगे, या यूजर को पता लगे, या डाटाबेस को पता लगे, या ट्रांजैक्शंस को पता लगे, या कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर को पता लगे कि डेडलॉक हो गया है। So for deadlock detection, the system must provide an algorithm that examines the state of the system to detect whether a deadlock has occurred। पहले तो वो एक एल्गोरिदम ऐसे का बना के रखता है जिसको वो कंटिन्यूअसली, जिसके थ्रू वो सिस्टम की स्टेट को थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करता रहता है और ये देखता है कि सिस्टम जो है वो कहीं डेडलॉक सिचुएशन में आ तो नहीं गया, डेडलॉक डिटेक्ट तो नहीं हो रहा। सो एन एल्गोरिदम टू रिकवर फ्रॉम डेडलॉक, और सेकंड उसके पास एक एल्गोरिदम होता है जिससे कि वो रिकवर कर सके डेडलॉक सिचुएशन में अगर सिस्टम
डेडलॉक में आ गया है. So for deadlock detection, one algorithm is there to detect the state of the system and check whether the system has come into your deadlock state, and second algorithm is there to recover the system from that very deadlock situation, yeah, state. So deadlock and recovery schemes require various kinds of overhead, runtime costs of maintaining necessary information and executing detection algorithm. इसमें कुछ एक, क्योंकि आपने algorithms बनाए हैं, वो टाइम टू टाइम आप स्टेट ऑफ सिस्टम को चेक करने के लिए एग्जीक्यूट करते रहोगे, इसलिए कुछ एक जो प्रोसेसर का टाइम है वो इन एल्गोरिदम्स भी लेके जाएगा, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि कंटिन्यूअसली रन टाइम कॉस्ट को बढ़ा देगी, और साथ में आपके एल्गोरिदम्स जो डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे कि कहीं हम डेडलॉक सिचुएशन में आ तो नहीं गए, अगर आए हैं तो फिर हम सेकंड एल्गोरिदम को भी एग्जीक्यूट करेंगे जो कि हमारा रिकवरी होगा. क्लियर हो गया बेटा डिटेक्शन का भी पार्ट? बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा लॉजिकल है, अगर आप इसे समझते हो ना तो यू आर एबल टू इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ डेडलॉक. ठीक है, क्लियर है बेटा? few of you can write down on your chat deadlock avoidance and deadlock detection. बेटा सिर्फ अमरजीत ही क्लास नहीं लगा रहा, बाकी भी लगा रहे हैं. every time he gives a message clear, others should also write down on your chat. Baljeet, Balveer, they are sometimes right. Kush, Chandan, आशीष, फाइन. सो हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट है. मैं एक पोल सेंड कर रहा हूँ, तब तक लास्ट पोल है आज का, आप इसको कंप्लीट करो और देन वी विल डिस्कस सम थिंग्स. आई एम शेयरिंग पोल विद यू, यू हैव 1 minute टू अटेम्प्ट इट. हाफ टाइम इज ओवर. वीडियो बेटा ऑफ रखो अपने. टेन सेकेंड्स लेफ्ट, हरी आप. So I'm ending poll now. So these are the results. I think so. I have discussed very clearly that this deadlock situation arise if the following conditions hold, all the 4 conditions: mutual exclusion, hold and wait, preemption, and circular wait. Still 4 students have given only mutual exclusion, so that means they were not listening. So the participation is quite less. बेटा इसको समझो, ये important topics हैं आप लोगों के, and then you will start facing problems in your database. So my lecture is over today. We'll be having a tutorial class at 1:30 to 2:20. If there is any problem, you can tell me. We can discuss first our problems, and plus I'll tell you some of the chapters that have to be completed from your databases book. और आप उसमें से देखोगे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कंटेंट कौन सा पढ़ना है.